आज का ये वीडियो एसएफएम के सर्टिफाइड कॉपी से रिलेटेड है। कुछ दिन पहले यूट्यूब पे एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें आप लोगों को बोला था कि अगर किसी को लगे कि आपको सही तरीके से मार्क्स नहीं मिला है तो आप सर्टिफाइड कॉपी के लिए अप्लाई कीजिए और मुझे सेंड कीजिए। मेल आईडी दिया था। उस टाइम मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप लोगों का इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स आएगा। कल तक का जो डेटा है उसमें 505 आंसर शीट मुझे रिसीव हो चुका है, ओल्ड और न्यू दोनों सिलेबस मिला के, जिसमें से मोर देन 90% जो आंसर सीट है न्यू सिलेबस का ही है। क्योंकि ओल्ड सिलेबस का सॉल्यूशन मतलब क्वेश्चन पेपर थोड़ा आसान था तो बच्चे को एक्सपेक्टेड मार्क्स आ गया होगा। न्यू सिलेबस का पेपर थोड़ा डिफ़िकल्ट था, बच्चे को मतलब आप लोगों को कुछ एक्सपेक्टेड मार्क्स नहीं आया, तो जिसकी वजह से सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई करके आपने सेंड किया हुआ है। कमिटमेंट तो किया था कि मैं आप लोगों से पर्सनली मैं कॉल करके बताऊंगा कहाँ इम्प्रूवमेंट की चांसेस है, क्योंकि मेरा एक्सपेक्टेशन या हम कह सकते हैं कैलकुलेशन मेरा कुछ गलत हो गया। मैंने चेक किया कि एक तो आंसर शीट चेक करने में तो टाइम लग ही रहा है, ठीक है, जिसमें से मैंने अभी तक 372 ही आंसर शीट चेक कर पाए, क्योंकि और भी बहुत सारे काम होते हैं तो उसके बेसिस पे 372 आंसर शीट चेक किया कर पाए। और देखा कि जब मैंने कॉल किया कुछ स्टूडेंट को, ठीक है, तो उसमें अप्रॉक्सीमेटली 15 मिनट्स मेरे को जा रहा है एक स्टूडेंट से बात करने में, उनको कुछ गाइड करने में। क्योंकि क्वेश्चन वाइज जब हम डिस्कशन करते हैं तो कुछ स्टूडेंट का 30 मिनट्स का 40 मिनट्स तक भी टाइम कंज्यूम हो जा रहा है, कुछ स्टूडेंट जो होते हैं उसका 10 मिनट में भी काम चल जाता है। मैंने एक कैलकुलेशन किया कि अगर मैं 505 स्टूडेंट को अगर 15 मिनट्स में अगर ऑन एन एवरेज टाइम दूँ तो मुझे इतने मिनट्स देनी है, जिसका जो आवर होते हैं 126, 7575 डिवाइडेड बाई 60, यानी कि 126 आवर मुझे देने हैं। अगर मैं पर डे 3 आवर्स भी दो तो मुझे 42 डेज लगेंगे सिर्फ कॉल करने में हर एक स्टूडेंट को। और तब तक तो एग्ज़ामिनेशन ही आ जाएगा, फिर मेरे कॉल का क्या करेंगे बताइए। सबसे पहली बात तो चलिए, मेरा ऑब्जेक्टिव मेनली ये था कि आप लोगों को मैं गाइड कर पाऊँ कहाँ पे क्या इम्प्रूवमेंट की चांसेस है। तो जो मैंने 372 पेपर जो मैंने चेक किया है उसके बेसिस में मैं ओवरऑल कमेंट आप लोगों को दे सकता हूँ जो सबके लिए बेनिफिशियल होगा, चाहे वो नवंबर 2020 में अपीयर हुआ हो ना अपीयर हुआ हो, इवन जो मई 2021 में अपीयर हो रहे हो उनके लिए भी बेनिफिशियल होगा। कॉमन पॉइंट है ना, जो ओल्ड सिलेबस है, क्योंकि आज जो मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ ये न्यू सिलेबस वाले के आंसर सीट के क्वेश्चन वाइज डिस्कशन करेंगे, तो कुछ दूर तक कॉमन पॉइंट है जो सब लोगों के लिए रेलिवेंट है। तो इसीलिए कुछ दूर तक ज़रूर देखिए, जब आपको लगे क्वेश्चन वाइज डिस्कशन हम करने लग गए जो आपके लिए रेलिवेंट नहीं है तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हो। आइएगा इसमें, अगर हम बात करें कि इस वीडियो के अंदर है क्या क्या, तो पहली बात, ये इस बार से डिजिटल मार्किंग शुरू हुई है, तो क्या ये डिजिटल मार्किंग आप लोगों के लिए रेलिवेंट है या मतलब बेनिफिशियल है आपके लिए या नहीं है, हम उस पर कुछ आपको दो चार अपना इनपुट देंगे। क्या जो हमने आंसर शीट चेक किया है उसमें बहुत ज़्यादा का वेरिएशन है, क्या स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान रहते मुझे मार्क्स नहीं दिया, मुझे मार्क्स नहीं मिला है, तो क्या वो आपके लिए फेयर मार्क्स अलॉट किया है नहीं किया है, मैं डिस्कशन करूंगा। इसमें कॉमन पॉइंट्स क्या है जो हर एक स्टूडेंट को ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो नवंबर में अपीयर हुआ हो, चाहे वो अपीयर ना हुआ हो, चाहे आगे अपीयर हो रहा हो, सबके लिए कुछ कॉमन पॉइंट है। एक हम कह सकते हैं कंक्लूजन है पूरे आंसर सीट जो मेरे को सामने नज़र आया है, ठीक है। इस बातों पर डिस्कशन करेंगे और लास्ट में हम लोग क्वेश्चन वाइज डिस्कशन करेंगे नवंबर 2000 न्यू सिलेबस का, ठीक है। तो ये जब पार्ट का डिस्कशन करेंगे तो वहाँ पे आप जिसको लगे कि नहीं हम तो ओल्ड सिलेबस वाले हैं हमें तो ये ज़रूरत नहीं है, वैसे तो उनको भी ये देखना चाहिए, क्योंकि वो क्वेश्चन सेम क्वेश्चन, क्योंकि सेम चैप्टर दोनों सिलेबस में, तो आने वाले टाइम पे वो क्वेश्चन आप लोगों का भी रिपीट हो सकता है। तो शायद उस क्वेश्चन से आपको क्या हो जाए, कुछ बेनिफिट हो जाए क्वेश्चन के डिस्कशन से। आप अपने अपने हिसाब से देख लीजिए आपके लिए इसमें क्या क्या पॉइंट रेलिवेंट है क्या क्या नहीं है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं इसमें डिजिटल मार्किंग सिस्टम से। इस बार से इंस्टीट्यूट ने डिजिटल मार्किंग सिस्टम अप्लाई किया है, उसमें क्या है डिफरेंसेस मैं आपको बता दूं। जैसे ये देखोगे, इसमें तो हमने जो चेक किया है उसमें तो बहुत सारे, ये देख रहे हो, इस एक सीट में हमारा 225 आंसर सीट है इसमें, जिसमें से दूसरे वाले में अगर आप चेक करोगे तो उसमें भी कुछ ऐसा ही 220, बाकी उसमें 220, क्योंकि एक सीट में हम ज़्यादा रखते तो क्या कहते हैं, थोड़ा सा पेज स्लो हो जाता है इसकी वजह से। तो जैसे मान लीजिए 94 नंबर कोई है एक स्टूडेंट, जिसका मैं दिखाऊँ आपको, देखिए कैसे डिजिटल मार्किंग हो रहा है। यानी कि पेपर पेंसिल नहीं यूज हो रहा है, आपको पेन यूज नहीं करना है, सारे डिजिटली कोई डिवाइस दिया गया होगा एग्जामिनर को, जो डिवाइस के अंदर हर एक क्वेश्चन पे आपको कुछ एक पॉइंट मार्क करने का रहा होगा, आपको सिस्टम से ही लिखना है और वो ऑटोमेटिक उसको टोटल कर रहा होगा। तो इससे फ़ायदा क्या हो रहा है कि जो पहले
ये जो क्लरिकल मिस्टेक होता था काउंटिंग करने का, टोटल करने का, क्वेश्चन का जो मार्क्स है वो अवार्ड हुआ कि नहीं हुआ, कैरी फॉरवर्ड हुआ, फर्स्ट पेज पे नहीं हुआ, ये सारे चीज़ में जो मिस्टेक हुआ था वो अब आगे नहीं मिस्टेक होगा इस डिजिटल मार्किंग के सिस्टम से। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कंक्लूजन कि इस बार नवंबर 2020 के एग्ज़ाम में आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जिसका मार्क्स वेरी किया होगा आपके सर्टिफाइड कॉपी मंगवाने से। नहीं समझ आया? रिपीट करता हूँ। मान लीजिए आपको एग्जामिनेशन में यानी कि जब आपका रिजल्ट आया तो आपको दिया गया 45 मार्क्स सपोज। आपने सर्टिफाइड कॉपी के लिए अप्लाई किया, इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया, जब आपका मार्क्स जब दोबारा उधर से भेजा गया तो 45 ही होगा, वो अल्टर नहीं हुआ होगा। क्योंकि इंस्टीट्यूट के जो चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट में ये लिखा गया है कि जब भी आप इवैल्यूएशन हो या सर्टिफाइड कॉपी हो या किसी भी चीज़ के लिए जब आप अप्लाई करते हो तो वो सिर्फ जो नंबर दिया गया है उसको काउंटिंग करता है कि क्या उसको टोटल करने में मिस्टेक तो नहीं हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी क्वेश्चन को आपको कोई क्वेश्चन सॉल्यूशन तो दिया है आपने लेकिन उसका मार्क देना रह गया, अनअवॉर्डेड कोई क्वेश्चन तो नहीं रह गया। उस सारे चीज़ों का मिस्टेक्स को करेक्शन करके आपको भेजा जाता है। तो ये मिस्टेक होने वाला नहीं है क्योंकि ये मैनुअली एडिशन नहीं हो रहा है, मैनुअली ये काम नहीं हो रहा है, ये काम सिस्टम से हो रहा है, तो सिस्टम मिस्टेक नहीं करेगा। ठीक है, तो एक तरीके से देखा जाए तो ये डिजिटल मार्किंग सिस्टम जो है वो आपका बेनिफिशियल रहा क्योंकि उसमें मिस्टेक की चांसेस जो है कम हो गए। लेकिन वो जो सिस्टम है चेक तो कर रहा है एग्जामिनर, अगर वो एग्जामिनर ने मान लीजिए किसी करेक्ट सॉल्यूशन में भी अगर आपको मार्क्स नहीं दिया या कोई गलत में भी मार्क्स दे दिया तो वो वेरिएशन वो चीज़ अभी भी रहेगा, वो पहले भी था वो अभी भी है। सिर्फ डिजिटल मार्किंग का एक बेनिफिट सिर्फ ये रहा कि जैसे इसमें क्या होता है ये आप देखोगे तो हर एक स्टेप को यहाँ मार्क कर दिया जाता है। कुछ लोगों के लिए जो फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे उनके लिए बता दूं, जैसे ये देखो यहाँ लिखा गया है, ये क्वेश्चन नंबर 1A सॉल्व कर रहा है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 1A का स्टेप 1 है ना। ये देखोगे तो ये है क्वेश्चन नंबर 1A का स्टेप 2, क्वेश्चन नंबर 1A का स्टेप 3, क्वेश्चन नंबर 1A का स्टेप 4, यानी कि 4 स्टेप तक ये स्टूडेंट गया है तो इन्होंने 4 स्टेप को मार्क किया है। ये चीज़ देखिए यहाँ 0 डाला है, 0 डाला है, जब तक ये 0 पुट नहीं करेगा तब तक उसका जो डिवाइस है ना या जो आईपैड होगा या टैबलेट जो भी दिया गया होगा इंस्टीट्यूट के थ्रू वो प्रोसीड नहीं करेगा, उसको 0 अवार्ड करना मस्ट है। इसका मतलब क्या हो गया कि स्टेप मार्किंग भी एग्जामिनर जो है स्किप नहीं कर पाएगा। अगर उनको लगता है कोई स्टेप तक आप पहुँचे हो और उस स्टेप में अगर गलत भी है तो उसको 0 करना ही पड़ेगा, अगर 0 नहीं करेगा तो मार्क्स सिस्टम शायद एक्सेप्ट नहीं करेगा, जो मुझे लगता है क्योंकि हर में ये सिस्टम चल रहा है। और ये देखिए यहाँ पे टोटल करके आया है, क्वेश्चन नंबर 1A का 0 मार्क्स मिला इनको, क्यों? क्योंकि सारा जो टोटल किया है वो ऑटोमेटिक किया होगा। जैसे इसी में हमने एक और क्वेश्चन का भी देखा था, ये देखो ये जो है ना ये सारा जो है स्टूडेंट वगैरह के पास लिंक आया हुआ है, लिंक से जब वो PDF सेव करता है तो किसी के इस तरीके से लैंडस्केप फॉर्मेट में सेव हो रही है, किसी का पोर्ट्रेट फॉर्मेट में सेव हो रही है। तो कोई नहीं, आपको उससे कोई मतलब नहीं, थोड़ा सा आप गर्दन टेढ़े कर ले और देख लीजिए आप, क्योंकि इसको मैं रोटेट नहीं कर पाऊँगा फिलहाल के लिए। ठीक है, जैसे ये देखिए यहाँ पे अगर आप चेक करते हो तो इन्होंने भी क्वेश्चन नंबर 1 का ए ही पहले सॉल्व किया है। तो आप इसमें देखिए ये रहा, स्टेप 1 में चेक करोगे तो उनको 0.5 मार्क्स मिला है। ठीक है, 1A में ही। आगे चेक करके देखो, ये देखो स्टेप 2 में इसको 0.5 मार्क्स मिला है, स्टेप 3 में 0.5 मिला है, स्टेप 4 में भी 0.5 मिला है, और इनको स्टेप 5 भी दिया गया क्योंकि इसने कुछ आगे भी लिखा है तो उसमें भी 1 मार्क्स दिया है। टोटल काउंट करेगा, ये काउंटिंग जो है ना ऑटोमेटिक हो रहा है सिस्टम से, तो ये कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगा। और यही आप लोगों का इवैल्यूएशन सिस्टम में होता है, जब अप्लाई करते हो तो यही टोटल मार्क्स आपको बदल के आता था पहले, इसीलिए आपका रिजल्ट में कुछ लोग स्टूडेंट पास कर जाते थे। चलो, तो ये रहा डिजिटल मार्किंग पे कुछ कमेंट मेरे तरफ से। एक तरीके से देखा जाए तो ये अच्छा ही है, कोई बुराई नहीं है, क्योंकि एटलीस्ट एक चीज़ में तो इम्प्रूवमेंट हुई। बाकी जो वो इम्प्रूवमेंट की बात है, एग्जामिनर जो है करेक्ट सॉल्यूशन पे भी मार्क्स नहीं देता है या गलत पे मार्क्स देता है, उस पर हम अभी बहस करेंगे। ओके, एक और भी बात मैंने कॉमन क्या देखा, जितने भी आंसर शीट मैंने चेक किया मैक्सिमम देखा है मैंने 10 मार्क्स प्लस माइनस हो सकता है, इससे ज़्यादा का मैंने वेरिएशन नहीं देखा। मतलब क्या हुआ देखिए ध्यान से, बोथ साइड कुछ लोगों को आना चाहिए था 50, आ गया 40। ठीक है, तो कुछ लोगों को आना चाहिए था 30, आ गया 40। समझ में आया बात? यानी कि ऐसा जो वेरिएशन है ये दोनों साइड है, आपको ज़्यादा भी आया है यानी कि गलत क्वेश्चन में भी मार्क्स मिला है
और सही में भी मार्क्स नहीं मिला है। 10 मार्क्स का स्टैंडर्ड डेविएशन में हर दिन क्लास में बोलता हूँ, माइंड में सेट करके रखो 10 to 15 मार्क्स का स्टैंडर्ड डेविएशन हो सकता है। इसीलिए आप 80 मार्क्स का प्रिपरेशन करो ना, 80 मार्क्स सॉल्व करके आइए, 70 से नीचे नहीं आएगा, चाहे जितना मर्जी अनफेयर मार्किंग हो जाए। कॉमन पॉइंट जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है वो सारे स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूँ, क्या क्या चीज़ें देखिएगा। नेवर इग्नोर टेबल वैल्यू गिवन इन क्वेश्चन। क्या होता है, बहुत बार मैं देखता हूँ पीवी फैक्टर दिया होता है, स्टूडेंट उस पीवी फैक्टर को इग्नोर करते हैं, अपना कैलकुलेटर समथिंग डिवाइड बाय समथिंग ठक 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 करते हैं और अपना कैलकुलेशन दे के देते, दिया हुआ वैल्यू गया डस्टबिन में। एग्जामिनर ने डेसिमल में भी मिस्टेक हुआ है गिवन वैल्यू को इग्नोर करने से, तो उसको मार्क्स कट करके 0 किया गया है। बात समझ में आई कुछ? अब मेरे लिए बहुत मुश्किल है वो पॉइंट को ढूंढ के लाना कि कहाँ पे 0 किया है, क्योंकि आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ 372 पेपर को एक साथ कंपाइल करके फिर काम की बात लाना, ये बहुत ही टाइम टेकिंग काम है और इसी की वजह से मेरा वीडियो डिले हो जाता है। समझ में आया बात? जैसे मैंने कुछ पॉइंट तो लाया हूँ, देखो जहाँ पे मुझे लगा कि कुछ चीज़ आपको बताना चाहिए उसका स्क्रीनशॉट ले के मैंने आपके सामने लाने की कोशिश किया हूँ। वहाँ पे हम डिस्कशन भी करेंगे, देख रहे हो आप ये सारे डिस्कशन देख रहे हो, कुछ स्क्रीनशॉट ही सभी है किसी पेपर से, कहाँ पे कैसे चीज़ है, ठीक है। लेकिन जितना मैंने पॉसिबल हुआ कर पाया, अदरवाइज़ भरोसा कर लीजिए ज़्यादा मेरे को फेंकने की आदत नहीं है, ना तो मैं ज़्यादा झूठ बोलता हूँ। समझ में आ गई? जो मुझे मिला है उसके बेसिस पे मैं बोलता हूँ। हाँ, कल ही मैंने जिस स्टूडेंट को कॉल किया था, शशांक क्या नाम था, उनके ही पेपर में था ये, जिसमें पॉइंट एक पीवी फैक्टर दिया है 0.681 दिया है और इस स्टूडेंट ने अपने तरफ से 0.680 लेके उसका कैलकुलेशन किया है बॉन्ड के क्वेश्चन में, जो प्राइस निकालना था उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू के बेसिस पे, बॉन्ड के प्राइस निकालना था इंट्रिंसिक वैल्यू के बेसिस पे, क्योंकि उस क्वेश्चन के अंदर पीवी फैक्टर गिवन है। समझ में आया? वो क्वेश्चन भी अब मैं देख सकता हूँ। चलो भैया अभी तो हम क्वेश्चन पे हम डिस्कशन नहीं कर रहे हो, फिर दोबारा जब उस क्वेश्चन पे पहुँचेंगे तो मैं बता दूंगा आपको, नहीं तो मैं कोशिश करूंगा ढूंढ के भी स्क्रीनशॉट ला के दिखा दूँ। तो ये चीज़ है, तो आप कोशिश करना जो गिवन वैल्यू है पीवी फैक्टर वो कभी भी इग्नोर ना करें, चाहे कोई भी टेबल वैल्यू गिवन है उसको इग्नोर ना करें। पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है हमेशा। ऑलवेज चेक कैलकुलेशन ट्वाइस। मैंने मैक्सिमम स्टूडेंट को देखा है 20 से 25 मार्क्स तो उनका सिर्फ एंड सिर्फ कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से निकल जाता है। क्वेश्चन सब लोग सॉल्व करते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट ने 100 मार्क्स का पेपर सॉल्व किया है, आया कितना है 40, 45, 30, 35, 16, 10 भी आया हुआ है। क्या किया है? कैलकुलेशन मिस्टेक। अरे बाढ़ आ रहा था क्या? जैसे लगता है कि आग लगे हुए भागे जा रहे हो, ऐसे कैलकुलेशन किए जा रहे, सब चीज़ सही लिखते, कैलकुलेटर पे मिस्टेक करते। अरे कैलकुलेशन को 2 बार चेक करो ना, 100 मार्क्स की जल्दी क्या है? मुझे समझ नहीं आया आज तक। देखो ये न्यूमेरिकल पेपर है, थियरी पेपर में 100 मार्क्स सॉल्व करके आएंगे तो चलो कितना भी मार्क्स कट करे तो एग्जाम्शन आ जाए, पास हो जाए, बात अलग है। ये थियरी पेपर नहीं है, न्यूमेरिकल पेपर। इतना तो समझ जाओ ना, 100 मार्क्स सॉल्व करने की जल्दी क्यों करते हो? ठीक है, कुछ मैं कह रहा हूँ तो उसको भी कभी कभी मान लिया करो। वैसे टीचर बदलने से ओपिनियन बदल जाता है। कुछ टीचर आपको कहते हैं 100 मार्क्स सॉल्व करो, लेकिन सोचो ना 100 मार्क्स सॉल्व करने की जब जल्दी होती है ना दिमाग में, तो कैलकुलेटर हम फास्ट यूज़ करते हैं, उसकी वजह से कैलकुलेशन मिस्टेक होती है और हमें 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन में 0 मार्क्स मिल रहे हैं। कैसे? पहला कैलकुलेशन मिस्टेक, चेन में सारे कैलकुलेशन मिस्टेक, अल्टीमेटली 0। ले लीजिए लड्डू, अब क्या करोगे? अगले बार 6 महीने के बाद आ जाओ। ठीक है, तो यही मैंने बोला है, कैलकुलेशन स्लो कीजिए। स्लो होंगे तो क्या होगा? 100 मार्क्स का पेपर सॉल्व नहीं होगा। अगर मान लीजिए 80 मार्क्स ही सॉल्व करते और मिस्टेक आपने नहीं किया तो 80 का 80 आएगा। मैंने देखा है जिसने बिल्कुल ही कोई मिस्टेक नहीं किया है उसमें से कहीं कहीं पे देखा है 2-3 मार्क्स उसने अनफेयर है, जो 1-2 मार्क्स काट लिया है। 100% करेक्ट सॉल्यूशन होने के बावजूद भी 1-2 मार्क्स काट लिया है। ठीक है, कहीं कहीं पे 1-2 ऐसा भी पॉइंट है जहां करेक्ट सॉल्यूशन पे भी मार्क्स नहीं दिया। तो मैं बोला तो है, वो बहुत ही रेयर चांसेज है कि बिल्कुल 100% करेक्ट सॉल्यूशन है और उसमें मार्क्स नहीं मिला है। हो सकता है एग्जामिनर नींद में हो उस टाइम, हो सकता है वो अपनों ने उसको इतना ज़्यादा लड़ाई कर रखा हो कि उसका दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल हो, तो ठीक है, वो चीज़ क्या है, एक्सेप्शनल है। उतना रिस्क हर जगह है, उस चीज़ों को अवॉइड करके चलिए। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक मत किया करो, 2-2 बार कैलकुलेशन चेक कीजिए, स्पीड स्लो रखिए। मैंने बोला है डोंट इंक्रीज स्पीड टू अटेम्प्ट 100 मार्क्स क्वेश्चन, क्योंकि स्पीड बढ़ने से ही मिस्टेक होती है। क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट 2-2 बार पढ़ो। मैंने कुछ बच्चे को ऐसे देखा है, सारा कैलकुलेशन सही है, उसको फॉर्मूला आता है, लॉजिक क्लियर है, वैल्यू गलत पुट कर देता है, मार्क्स 0 मिला है। जैसे इस क्वेश्चन में एक VAR वाले क्वेश्चन आ रहा था, वैल्यू एट रिस्क के क्वेश्चन आया हुआ था।
जिसमें से 7 लाख का आपके पास जो अमाउंट था बैंक में, 7 लाख में से बोला गया था कि आपका 1000 मिनिमम बैंक में बैलेंस मेंटेन करना है, तो 7,99,000 का अमाउंट बनता है। अब देखो ये जो अमाउंट था ना, इतने का रिस्क लेना था, ये वैल्यू एट रिस्क हमारा 7,99,000 का था। क्वेश्चन में क्लियरली बोला है कि कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब आप मुझे बताओ, आपका सारा चीज़ सही है, इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करने के दिया है, तो इतना क्या जल्दी आ गया कि आपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट 7,99,000 अज्यूम कर लिया और VAR कैलकुलेट कर दिया। भाई ये क्या जल्दी है बताओ। आपने तो सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, लेकिन मार्क्स क्या कर दिया गया, 0 कर दिया गया, जबकि सब कुछ सही है। कुछ बच्चे ने 1000 लेके कैलकुलेशन कर दिया, क्वेश्चन कोई ध्यान से नहीं पढ़ा। मेरे बैंक में अगर 799 नहीं 699 होगी, क्योंकि 7 लाख मेरे बैंक में था, 1000 मेरे को मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना है। जिसने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया होगा या पेपर पढ़ा होगा उनको याद होगा, नहीं भी याद है तो ऐसे समझो, ऐसे समझिए कि 699 लाख का कुछ वैल्यू रिस्क लेना था मुझे, तो इन्वेस्टमेंट कितना करूं। बच्चे ने इन्वेस्टमेंट अज्यूम कर देता है 6,90,000। मैक्सिमम स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, 1-2 की बात नहीं कर रहा मैं। एक और क्वेश्चन था जिसमें कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन गिवन था, कोरिलेशन का स्क्वायर होता है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। मोर देन 90% स्टूडेंट ने उसको आर अज्यूम करके सॉल्व किया है। अब बताओ आगे, मेजर एक ही मिस्टेक रिपीट हो रही है हर जगह पे। दिया गया है R², कंसीडर किया जा रहा है R और कैलकुलेट किए जा रहे हैं। कुछ लोग तो इसी को अज्यूम कर रहा है बीटा और क्वेश्चन सॉल्व किए जा रहे हैं। ये सब क्यों हो रहा है पता है, क्योंकि आपको 100 मार्क्स सॉल्व करने की जल्दी है। जल्दी में ही मिस्टेक होता है, जब हम स्लो करेंगे, माइंड को कूल कर देंगे, उस टाइम मिस्टेक नहीं होगा। याद रखिएगा, ये बहुत ही छोटी पॉइंट है, ठीक है। आप लोगों को लगे कि बेनिफिशियल है तो ज़रूर मान लीजिएगा, और आपको लगे कि हाँ ये मान के हमें कुछ मार्क्स इंप्रूवमेंट हुई है तो वो भी बाद में बता दीजिएगा। वापस आइए, डोंट चेंज योर अप्रोप्रिएट अजम्पशन इफ आंसर कम्स इलॉजिकल। कुछ लोग को ये नहीं समझ आया होगा। बहुत बार क्या होता है कि कुछ आसान क्वेश्चन आ जाता है हमारे को, हमें लग रहा है कि यही होगा, लेकिन आंसर ना बहुत अटपटा आ जाता है, ठीक है। जैसे कि निगेटिव कुछ वैल्यू था, इस बार एक अटपटा आंसर आए, कुछ शार्प रेशियो और ट्रेनर रेशियो का कुछ क्वेश्चन था। कुछ लोगों को याद हो, अगर उम्मीद करता हूँ कि SFM पढ़ने वाले बच्चे ही देख रहे हैं, तो शार्प रेशियो जो होता है रिटर्न ऑफ म्यूचुअल फंड माइनस रिटर्न रिस्क फ्री। याद करिए, रिटर्न ऑफ म्यूचुअल फंड, जो भी फंड दिया गया है वो, माइनस रिटर्न रिस्क फ्री डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ म्यूचुअल फंड, और ट्रेनर रेशियो जो होता है बीटा ऑफ म्यूचुअल फंड, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या हुआ था इस बार के अटेम्प्ट में, ये ना क्वेश्चन ये दिया गया था आपका 9%, और बाकी सारे जो थे ये 4%, 5%, 6% इस तरीके से था। इससे क्या हो जा रहा है कि शार्प रेशियो आ रहा है निगेटिव, है ना। आज तक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जिसमें निगेटिव आया हो, और इस क्वेश्चन में निगेटिव आया। कुछ लोगों ने क्या किया, अपना कॉमन सेंस अप्लाई करना शुरू किया। सॉल्व करता है, निगेटिव आता है तो फिर अपना अजम्पशन जाके बदलता है। अजम्पशन क्या बदलता है, अच्छा ये ना 6 मंथ का हो, ये होगा हमारा 1 ईयर का, और ये होगा 6 मंथ का। अपना मनगढ़ंत कहानी बनाए जा रहे हैं सब, और कुछ हमारे फैकल्टी वगैरह भी होते हैं, ठीक है। अब इस तरीके से कहते हैं कि लॉजिकल अजम्पशन लेके चलिए। देखिए मेरा ये मानना है कि आप लोगों को जो पेपर में दिखता है, ठीक है, जैसे दिखता है आप वैसे सॉल्व करके आइए। मार्क्स देना है दे, ना देना है ना दे। आप लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, लो कॉन्फिडेंस से हम एग्जाम देते हैं। हम बस इसी बात से डरते रहते हैं, मार्क्स देंगे नहीं देंगे, मार्क्स देंगे नहीं देंगे। अरे छोड़ो, आप बस अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन दे के आइए। मैक्सिमम केस में मैंने देखा है जहां पे अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन दिया है सबको मार्क्स मिला है, ठीक है। अब इसमें क्या हो गया, निगेटिव, तो कुछ बच्चे ने क्या क्या अजम्पशन लिया है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट ने यहाँ अजम्पशन लिया है। ये 9% को ना 4.5% सॉल्व करके और फिर यहाँ पॉजिटिव बना के सॉल्यूशन दिया है, एक को भी मार्क्स नहीं दिया है। समझ में आ गया। कुछ लोगों ने इसको मान लिया कि ये 6 मंथ का, इसको एनुअल अज्यूम करके फिर क्वेश्चन सॉल्व किया, उसको भी मार्क्स नहीं दिया। या तो मार्क्स किसको दिया, जिसने निगेटिव कैलकुलेशन करके दिया है, जिसने निगेटिव कैलकुलेशन करके दिया है शार्प रेशियो ट्रेनर रेशियो, सबको फुल मार्क्स मिला है। हाँ तो आ गया निगेटिव, घर से क्या करे बताओ, क्वेश्चन में क्लियरली इन्फॉर्मेशन दे रहे। इसीलिए मैंने बोला है कि आप अपना अजम्पशन को चेंज मत करो, जो अप्रोप्रिएट अजम्पशन होता है। आप अपेरेंटली क्या सोचे थे बताओ, अपेरेंटली तो यही सोचा ना कि एनुअल रिटर्न यहाँ दिया गया, एनुअल रिस्क फ्री रेट दिया गया, इतना होना चाहिए, पहला सोचा। तो आप अपना ओपिनियन इसलिए बदल रहे हो क्योंकि आंसर निगेटिव आ गया, आने दो ना, क्या फर्क पड़ता है। समझ में आ गई बात। ओके, डोंट चेंज योर अप्रोप्रिएट अजम्पशन, क्योंकि पहले आपने अप्रोप्रिएट अजम्पशन लिया, लेकिन आपने अजम्पशन क्यों बदला, क्योंकि आपका आंसर इलॉजिकल आ गए, सॉरी, ठीक है। तो ये भी काम मत किया करो। ओके जी, आइएगा वापस।
फिर से अगेन रिपीट कर रहा हूँ, मेरा अपना ओपिनियन है, आपको लगे कि मेरा ओपिनियन आपके लिए फिट नहीं बैठता है तो कोई बात नहीं, मानने की ज़रूरत नहीं होता है, ठीक है। आइए आगे। इफ़ क्वेश्चन आस्क फॉर एडवाइस देन मस्ट गिव एडवाइस इवन नॉट। हाँ जी, ये मैंने कुछ यूनिक पॉइंट इस बार एग्जामिनर का क्या देखा है, सारे सॉल्यूशन रॉन्ग, गलत, उसका एडवाइस करेक्ट हो जाता है, फुल 1 मार्क्स दे दिया जाता है एडवाइस का, है ना। तो यही मैंने बोला है कि अगर क्वेश्चन में कभी भी एडवाइस बोला गया है कि एडवाइस दीजिए आप, तो आप ज़रूर दीजिए, चाहे आपको लग रहा है कि मेरा सॉल्यूशन गलत है। मैंने यही बोला है, इवन नॉट गेटिंग कॉन्फिडेंस इन योर सॉल्यूशन राइट एडवाइस। आपको लग रहा है कि हमारा सॉल्यूशन तो बिल्कुल ही बेकार है, हमारा तो ये सॉल्यूशन मिस्टेक ही हो गया है, गलत ही है, तब भी लास्ट में एडवाइस देके आप छोड़ दीजिए। पूरे क्वेश्चन गलत, एडवाइस करेक्ट है, तो उनको मार्क्स दिया गया है कुछ पॉइंट पे। समझ में आ गई बात। तो इसीलिए ये भी काम आज इस बार मैंने एक नया चीज़ सीखा कि बच्चे को ये बोल दो कि भाई कुछ आए ना आए ज़रूर एडवाइस दे के आ जाओ। सबको नहीं मिला है, ठीक है, 50% को मिला है, 50% को नहीं मिला है। एग्जामिनर बदलने से मार्क्स बदलेगा, इसलिए अच्छे कर्म किया करो, अच्छे एग्जामिनर के हाथ में आपके आंसर सीट जाएंगे, वो 10 मार्क्स का जो वेरिएशन था ना वो नहीं आएगा। डोंट फोकस ऑन कैलकुलेशन ओनली, इग्नोरिंग लॉजिक ऑफ कैलकुलेशन। बोलोगे ये क्या है, बताता हूँ। अवॉइड एक्सेप्शनल सॉल्यूशन ऑफ सजेस्टेड अनिक ICI। ये दोनों पॉइंट जो है ना, ये दोनों पॉइंट आपका एक रिस्क जनरेट कर रहा है। ये मैंने मेजर पॉइंट देखा है इस बार के आंसर शीट जो 372 मैंने चेक किया है उसमें से। रिस्क ऑफ नॉट गेटिंग मार्क्स फॉर करेक्ट सॉल्यूशन। मैंने क्या बोला अभी ध्यान से सुनिएगा, आपके पास रिस्क है। रिस्क इस बात का है कि एग्जामिनर बदलने से मार्क्स बदल जाएगा। कोई एग्जामिनर मार्क्स दे रहा है, कोई एग्जामिनर मार्क्स नहीं दे रहा है। चलो मैं पहला पॉइंट को फोकस कर रहा हूँ एक एग्जाम्पल के साथ। डोंट फोकस ऑन कैलकुलेशन ओनली, इग्नोरिंग लॉजिक ऑफ कैलकुलेशन। जैसे कुछ लोगों को मैंने क्या देखा है, एक रेट दिया गया है हमारा, कोई भी एक रेट है, चलो ये तो फर्स्ट में टॉप में ही होगा शायद, ये पहला ही क्वेश्चन है हमारा 1 का, ये फॉरेन एक्सचेंज का, इसी की बात कर रहा हूँ। अब देखो ये विजिबिलिटी थोड़ा कम है, अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये विजिबिलिटी कम स्टूडेंट ने ही भेजा है। जो उसको लिंक मिला है, उस लिंक को जब उसने PDF सेव किया है तो उसने पहले ही PDF सेव करते टाइम अपने क्वालिटी को रिड्यूस कर दिया है। समझ में आया बात। तो मेरे पास रिड्यूस क्वालिटी आएगा तो मैं आपको रिड्यूस क्वालिटी ही दिखा सकता हूँ, इसका मेरे पास कोई दूसरा उपाय नहीं है, ठीक है। अच्छा एक और भी बात यहाँ पे बता दूँ, कुछ स्टूडेंट को लग सकता है कि सर हाँ आपने तो 372 का आंसर शीट चेक कर दिया, तो एटलीस्ट वो जो आपने जहाँ जहाँ मार्क किया है वो तो मुझे सेंड कर दीजिए, ठीक है। वो सेंड करना भी पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, क्योंकि मैं आपको बता दूँ ये मैं OneNote यूज़ करता हूँ। समझ में आ गई बात। जैसे ये इसकी हम अगर बात करें तो जैसे ये देखो, जब मैंने कुछ यहाँ पर मार्क किया कि इस स्टूडेंट ने कुछ यहाँ पर देखो सब कुछ किया हुआ है, कैलकुलेशन उसने गलत किया है, रॉन्ग कैलकुलेशन, सॉरी इसने कुछ रॉन्ग कैलकुलेशन किया, एक्सपेक्टेड रेट जो निकाला उसने गलत किया है, ठीक है। मैंने यहाँ पे कुछ मार्क किया है कि स्पॉट रेट आपने यूज़ कर लिया है, लॉजिक क्लियर नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रखा है, जिसमें यहाँ क्या हो रखा है 0 मार्क्स दिया हुआ है, ठीक है। कैलकुलेशन तो किया, सॉल्व किया और पहला ही क्वेश्चन इसने मिस्टेक करता है, पहले से ही इंप्रेशन खराब। अब मैं ये सब चाहूँ कि आपको तक मेल कर दूँ तो मुझे सबसे पहले इसको सेव करना होगा, क्योंकि OneNote का सिस्टम क्या होता है, पेज जो होते हैं ना ये ओपन होता है। देखो ये पेज ओपन होता है, कितना भी राइट साइड जाइए आप इस पर लिख सकते हो, ये सॉफ्टवेयर की फीचर है। अब इसको मुझे इस लिखे हुए के साथ अगर आपको भेजना है तो मुझे PDF सेव करना है। PDF के साइज़ एडजस्टमेंट करने में बहुत मुश्किल हो जाता है और फिर वो भी टाइम टेकिंग काम है, और वो सब मैं प्रिंट करके फिर उसको मतलब वो PDF में सेव करके फिर मैं मेल सेंड करने लगूँ तो अगेन वो मेरे लिए हेक्टिक हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो बस सिंपली है, मैंने आपको सॉल्यूशन दे दिया है, ठीक है। उस सॉल्यूशन से मैचिंग करिए, यहाँ पे कॉमन पॉइंट बता देता है, उन चीज़ों को ध्यान रखिए। और मैंने ये भी देख लिया है मेजर डेविएशन किसी स्टूडेंट का नहीं है। अगर लगता कि हाँ 20-25 मार्क्स से किसी स्टूडेंट का डेविएशन आया तो उसको ज़रूर मैं इंडिविजुअली कॉल करके बताता कि आप बिल्कुल सही हो, ठीक है, यहाँ पर कुछ इंस्टीट्यूट का मिस्टेक है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। चलो वापस आते हैं हम लोग। जैसे हाँ इस पॉइंट को हम अगर समझा दें अभी, तो बोला था कि क्या है इसमें, देखिए एक कैलकुलेशन किया गया है, फॉरेन एक्सचेंज का क्वेश्चन है जिसमें क्या करते हैं, बोला गया है कि 1% का प्रीमियम है और उस पर कुछ कॉस्ट ऑफ फंड दिया गया है। यहाँ जो मिस्टेक्स वगैरह तो खैर बहुत सारे स्टूडेंट का है, लेकिन जो मैं करेक्ट सॉल्यूशन पे भी मार्क्स जो नहीं मिला है वो मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए यही है क्वेश्चन नंबर 1 का A, देखिए स्टेप A वो 0, स्टेप 3 भी 0, ठीक है। कहाँ गया, अच्छा इतने में ही उसने सॉल्व कर लिया है। देखो इनका ये वाले पार्ट तो सही था, इसका मार्क्स उनको मिला है
अच्छा मैंने सिर्फ इतना ही पार्ट स्क्रीनशॉट लिया है ना, तो इतना ही आ रहा है क्योंकि इसी पेज को स्क्रीनशॉट लिया है सिर्फ ये दिखाने के लिए कि देखो ये जीरो, इस स्टेप का मार्क्स उनको 0 मिला है, जबकि कैलकुलेशन बिल्कुल परफेक्ट है, करेक्ट है। कैसे देखो, 74 का फॉरवर्ड रेट है, आपको 1% प्रीमियम पे करना है, आप इफेक्टिव रेट निकालते हो, यहाँ पे 0.74 ऐड करते हो, और देखो इसका जो प्रीमियम पे जो इंटरेस्ट पोर्शन था वो भी इंटरेस्ट यहाँ पे ऐड किया गया है 0.037, इफेक्टिव रेट आता है 74.777। ये क्या है, ये रेट कहीं प्रिवेल करता है क्या? यानी कि आप किस पे फोकस कर रहे हो, सिर्फ कैलकुलेशन पे फोकस कर रहे हो। कभी आपने सोचा कि ये कर क्या रहे हो, इसका लॉजिक है कुछ, इस रेट का लॉजिक बताना, ध्यान से बताइए मुझे, इस रेट का लॉजिक बताना, ये रेट आपको कौन कोट करके देता है? यानी कि आप सिर्फ कैलकुलेशन पे फोकस कर रहे हो। ध्यान से देखो, यही मैंने बोला है, डोंट फोकस ऑन कैलकुलेशन ओनली, इग्नोरिंग लॉजिक ऑफ द कैलकुलेशन। कैलकुलेशन का लॉजिक क्या है बताना, आप मुझे क्या निकाला है वो, ठीक है, नहीं दिया है मार्क्स, आप लीजिए। आप बोलोगे कैलकुलेशन तो करेक्ट है, ठीक है कैलकुलेशन करेक्ट है, लॉजिक आपने पता ही नहीं मुझे कि ये क्या करते क्या हो, मैंने तो आज तक कभी ऐसे देखा ही नहीं, तो बच्चे का ही आंसर शीट देख रहा हूँ तो ये कैलकुलेशन किए जा रहा है, मार्क्स ही नहीं दिया, ठीक है, जबकि आपने कैलकुलेशन सही किया है। यही चीज़ आपको क्या करना चाहिए था, जैसे मैंने किया हुआ है। देखो मैं नॉर्मली क्या कैलकुलेशन करता हूँ, मैं हमेशा हर कैलकुलेशन का लॉजिक के साथ कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे 74 का था भाई, 74 आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करोगे, इतना अमाउंट आपको जब कॉन्ट्रैक्ट करने जाएंगे बैंक में, तो बैंक में इतना अमाउंट का कॉन्ट्रैक्ट होगा, उस कॉन्ट्रैक्ट का 1% हमें से प्रीमियम लेंगे, तो प्रीमियम का अमाउंट जो मेरे से चार्ज करेगा ना, कमीशन जो चार्ज करेगा, वह कमीशन का अमाउंट निकाल के दीजिए ना, ये है कमीशन का अमाउंट आपका, जो कि 59,200 आएगी। अब आप सीधा रेट में एडजस्टमेंट कर दिया तो पता नहीं चलेगा, सही मायने में क्या रेट पे करोगे आप बैंक का, चेक करके देखिए, वो इफेक्टिव रेट कहीं प्रिवेल नहीं करेगा। इसीलिए मुझे लगता है कि कुछ एग्जामिनर को लगा होगा कि अरे ये क्या कैलकुलेशन पे बस फोकस किए जा रहे हो, इसीलिए मार्क्स नहीं दिया होगा। तो इसलिए इन सब बातों पे भी ध्यान रखा कीजिएगा, लॉजिक के साथ कैलकुलेशन करो, कोई भी कैलकुलेशन करते हो। फिर आपका जो ये जो प्रीमियम देते हो, ये प्रीमियम हमारा होता है आज के डेट का, ठीक है, और जो 6 मंथ बाद का अमाउंट होता है वो हमारा फॉरवर्ड अमाउंट है। तो फिर हम उसके लिए हमने क्या करा है, यहाँ पे 6 मंथ का टाइम वैल्यू को एडजस्टमेंट करके 62,000 दिया है, तो ये हमारा अमाउंट बनता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का। समझ में आ गई बात? तो यही चीज़ हमने यहाँ बताने की कोशिश किया है, कैलकुलेशन सही है, मार्क्स नहीं मिला है, लेकिन यही सेम कैलकुलेशन एक और स्टूडेंट ने किया है, ये देखो ध्यान से देखिए, यही सेम कैलकुलेशन इन्होंने भी किया है, 74.777 दिख रहा होगा आपको, ये 74 है, ये 0.74 है, ये 0.037, ध्यान से देखो, इसीलिए मैंने जानबूझ के यहाँ पे ला के लेके आया है आपको। देखिए एग्जैक्टली सेम कैलकुलेशन है, ये सेम कैलकुलेशन है, लेकिन इनको देखिए आप, स्टेप ए में 2 मार्क्स, स्टेप ए के स्टेप 3, स्टेप 2 में 2 मार्क्स, स्टेप 3 में भी कितना मार्क्स है, 2 मार्क्स, ठीक है, इनको मार्क्स मिला गया है। ये जो आपका पार्ट था इसका मार्क्स इस स्टूडेंट को मिला है, सेम सॉल्यूशन में इसको मार्क्स नहीं मिला है। तो यही चीज़ मैंने बोला था कि वेरिएशन है, करेक्ट सॉल्यूशन पे भी कुछ कुछ जगहों पे मार्क्स नहीं दिया है, तो यहाँ पे मार्किंग अनफेयर है, ठीक है। यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्टूडेंट गलत है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, ये ICI अनफेयर है इस पार्ट पे, इस वाले पार्ट का जो है उसको मार्क्स देना चाहिए था, ठीक है, लेकिन रिस्क तो आ गए ना। तो यही मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश किया है कि आपका रिस्क आ जाता है, एग्जामिनर बदलने से आपके मार्क्स वेरी करेगा, लेकिन मैंने ऐसा एक भी स्टूडेंट का नहीं देखा है जिसने ये अमाउंट कैलकुलेशन करके दिया है, जस्ट अ मिनट, ये अमाउंट कैलकुलेशन करके गया, ऐसा एक भी स्टूडेंट नहीं जिसको मार्क्स नहीं मिला है। यानी कि मार्क्स उन लोगों का कट हो रहा है, वो जो वेरिएशन भी आ रहे हैं ना 8-10 मार्क्स की, उन स्टूडेंट लोगों का आ रहा है जिनका कैलकुलेशन या सॉल्यूशन थोड़ा सा हटके हो जा रहा है, या उसका सॉल्यूशन देखने में अटपटा लग रहा है, या वो एग्जामिनर को समझ नहीं आ रहा है, उस तरीके के सॉल्यूशन के ही मार्क्स कटे जा रहे। ऊपर वापस आते, एक और पॉइंट वहाँ पे मैंने लिखा था, इसको भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अवॉइड एक्सेप्शनल सॉल्यूशन ऑफ सजेस्टेड या ICI। ये बहुत यूनिक पॉइंट कुछ लोगों को लगा कि सर ये क्या लिखा है आपने। अगर आपको धुंधला धुंधला याद हो तो एक क्वेश्चन आया था बॉन्ड वैल्यूएशन का, जिसमें बॉन्ड ड्यूरेशन, बॉन्ड कन्वेक्सिटी निकालना था, उसी में कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू और मार्केट प्राइस भी निकालना था। वो क्वेश्चन में सिर्फ कॉन्वेक्सिटी का पॉइंट जो था ना वो न्यू था, ठीक है, बाकी सारा चीज़ पुराना है, कम से कम 5-6 बार पास्ट अटेम्प्ट में एग्जाम में आ चुका है, जिसमें से एक अटेम्प्ट था नवंबर 2015। मैं आपको आगे दिखा दूंगा सॉल्यूशन, या मैं दिखाई देता हूँ, अभी दिखा देता हूँ। ये बॉन्ड का क्वेश्चन जिसमें करंट मार्केट प्राइस निकालना था, ठीक है, ये कॉन्वेक्सिटी वाले पॉइंट बस एक नया था, बाकी सारा ऑलरेडी उसमें थे। तो आप सोचिएगा ये क्वेश्चन ना पहले भी आया हुआ है, सिमिलर क्वेश्चन था हमारा, ये देखोगे अगर आप तो नवंबर 2015 में आया हुआ ये क्वेश्चन था, हर चीज़ सेम था, जिसमें करंट मार्केट प्राइस निकालना था, ठीक है। अब सोचना बॉन्ड वैल्यूएशन के अंदर हम लोग करंट मार्केट प्राइस जो है ना बहुत सारे क्वेश्चंस में कैलकुलेशन करते हैं,
और हर जगह हम लोग क्या करते हैं, इसका जो नॉर्मल कैलकुलेशन होती है पीवी ऑफ जो फ्यूचर का इनफ्लो जो होता है उसको हम लोग प्रेजेंट में लाते हैं, नॉर्मल कैलकुलेशन होता है। लेकिन जो नवंबर 2015 की जो सजेस्टेड आई ना, यहाँ देखिए आप, ये आपका नवंबर 2015 का सजेस्टेड मैंने यहाँ पे उठा के लाया है। ये कुछ मार्केट प्राइस निकालने का कुछ एक्सेप्शनल कैलकुलेशन दिया है ये, और ये चीज़ मैंने क्लास में भी कितने बार नोटिस करा है, इवन मैंने सजेस्टेड खोल के दिखाया हुआ है कि देखो जी OYTM का फार्मूला यूज़ किया है, ठीक है। और इस YTM के फार्मूला के अंदर जो मार्केट प्राइस होती है ना, वो एक्स अज्यूम करके और एक्स वैल्यू निकालते ही इसको बोला जाता है कि दिस इज़ द मार्केट प्राइस। ये बिल्कुल एक्सेप्शनल सॉल्यूशन है, ठीक है। तो कुछ स्टूडेंट जो होते हैं ना, जो लो कॉन्फिडेंस वाले स्टूडेंट होते हैं, वो कहते हैं सजेस्टेड का सॉल्यूशन है, मैं तो यही छापूंगा। सारा कॉन्सेप्ट गया डस्टबिन में, सब चीज़ को छोड़ दिया और वो फोकस करेगा सजेस्टेड पे और सजेस्टेड का ही सॉल्यूशन देगा। वो भूल ही जाते हैं कि आपके जो भगवान है ना, वो खुद ही धोखेबाज है। ये भगवान ही तो हमारे ICI भगवान मान के ही तो जो भी कुछ करे वो, हम तो उसी के पीछे चलेंगे। अब धोखेबाज निकला वो कैसे? देखिए, एक स्टूडेंट ने एग्जैक्टली सेम सॉल्यूशन दिया है, किसी बच्चे ने ये कैलकुलेट किया है YTM का फार्मूला को यूज़ करके, उन्होंने बॉन्ड प्राइस निकालने की कोशिश किया। ये देख रहे हो, बॉन्ड प्राइस को रख लिया है और उसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व किया है। इनको मार्क्स नहीं दिया है, ठीक है, क्योंकि वेरिएशन तो आएगा ही ना। अप्रॉक्सीमेट YTM को यूज़ करके अगर मार्केट प्राइस निकालते हो तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैंने आपको बोलने की कोशिश किया है वो यही था कि चाहे वो ICI का सॉल्यूशन क्यों ना हो, अगर किसी अटेम्प्ट में लगता है कि लॉजिक के बियॉन्ड जाके अप्रॉक्सीमेट या कुछ एक्सेप्शनल सॉल्यूशन दे दिया है इंस्टीट्यूट ने खुद ही, तो उस सजेस्टेड को अवॉइड कीजिए, जो नॉर्मल चल रहा है उसको लीजिए, क्योंकि वहाँ पे भी एग्जामिनर बदलने से आपके मार्क्स जो बदल जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंस्टीट्यूट मार्क्स नहीं देगा, देगा, या कभी कभी एग्जामिनर बदलने से नहीं भी देगा, ठीक है। तो इस तरीके का रिस्क आएगा, मैंने कभी ये नहीं बोला है कि मार्क्स नहीं मिलेगा, रिस्क आ जाएगा, तो इस रिस्क को आप क्या कर सकते हो, अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो था हमारा जनरल गाइडेंस हर एक स्टूडेंट के लिए, ठीक है। अब बाकी देखते हैं, चलते हैं अब उन स्टूडेंट के लिए जो खास करके नवंबर 2020 के पेपर पे कुछ जानना चाह रहे हो मेरे तरफ से, ठीक है। तो इसके रिलेटेड अब हम लोग डिस्कशन करते हैं। ओके, चलो एक एक करके, अब जितना भी जाएगा, अब थोड़ा ज़्यादा डिटेल डिस्कशन करेंगे तो हो सकता है यहाँ से 1-1.5 घंटे पहुँच जाए, 2 घंटे चला जाए, या कम डिस्कशन करेंगे तो थोड़ा सा टाइम सेव हो जाए। वैसे भी लंबा वीडियो देखने की तो किसी को आदत है नहीं, और मुझे छोटा वीडियो बनाने आता नहीं, ठीक है। तो अब देख लीजिए, या तो मेरे साथ एडजस्ट कर लो या वीडियो को स्किप करके कोई दूसरा जाके शॉर्ट छोटे वीडियो ढूंढिए। चले आगे बढ़े हम लोग। चलो, मेरे साथ वही रहते हैं जिनको फ्री है, फ्री होके फ्री माइंड से कोई चीज़ जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आइए वापस, पहला क्वेश्चन फॉरेन एक्सचेंज का क्वेश्चन सबको याद होगा। अगर आप एग्जामिनेशन में बैठे थे तो आपको तो वैल्यू तक याद होगी, मुझे भी वैल्यू तक याद है क्योंकि मैंने इतने सारे आंसर शीट चेक किया है, तो वैल्यू तो याद हो ही जाएगा, ठीक है। वापस आते हैं, यहाँ पे 80,000 का डॉलर की जो बात हो रही थी, इसमें दो चीज़ था कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करें या हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ना करें। वैसे लैंग्वेज में थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से कुछ स्टूडेंट ने कुछ मिस्टेक भी किया है। लैंग्वेज में ये प्रॉब्लम था कि उसने हेजिंग की बात कर लिया था, तो कुछ अपने तरीके से अजम्पशन वगैरह बनाने लग गए। ध्यान से देखिए, कंपनी कैन हेज इट्स पोजिशन विद द फॉलोइंग एक्सपेक्टेड रेट। सबसे पहले बात तो एक्सपेक्टेड मार्केट में प्रिवेल नहीं करता है, ठीक है। तो अगर इतना लॉजिक अगर आपको पता होता तो ये अपने आप आपका क्लियर हो जाता कि एक्सपेक्टेड मतलब क्या है, ये भी हो सकता 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 है। सबकी प्रोबेबिलिटी दे दिया है कि अगर प्रोबेबिलिटी के साथ कोई चीज़ दिया गया है तो वो एवरेज निकाल के सीधा डिसीजन लेना है, और मैक्सिमम बच्चे ने लिया भी है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे बहुत सारे कुछ ही स्टूडेंट होगा जो बिल्कुल ही लॉजिक जीरो होंगे, वही सब बच्चे नहीं किया, अदरवाइज सब ने किया है। एवरेज करना है, ठीक है जी। लेकिन जब आप सोचो ये एवरेज है तो ये हेजिंग थोड़ा ना हुई है ना, तो ये इंस्टीट्यूट की लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, हमें समझ आ जाना चाहिए था। तो इस एक्सपेक्टेड रेट के बेसिस पे एक आउटफ्लो निकालना था, और एक निकालना था आपको फॉरवर्ड रेट के बेसिस पे, ठीक है। फॉरवर्ड रेट के बेसिस पे जो कि 74 का रेट था। अब यहाँ पे भी कुछ बच्चों को प्रॉब्लम थी कि ये 74 का जो रेट है ना, ठीक है बच्चे, किसका है, 1 रुपये का है या $1 का है। देखो, रुपये और डॉलर में मैंने पहले सब स्टार्टिंग में जब मैं फॉरेन एक्सचेंज शुरू करता हूँ वहीं पे मैंने बता रखा है कि रुपये और डॉलर के बीच में कभी भी स्ट्रेंथ की प्रॉब्लम नहीं है। रुपी एन के बीच में कभी भी स्ट्रेंथ की प्रॉब्लम नहीं आई है। आज से 25 साल पहले जो स्ट्रॉन्गर था वो आज भी स्ट्रॉन्गर है। सिर्फ स्ट्रेंथ में उठा पटक किस स्टॉक में होता है, किस करेंसी में होता है, डॉलर, यूरो, पाउंड एंड
डॉलर, यूरो, पाउंड और CHF इन चारों करेंसी में स्ट्रेंथ अप डाउन होते रहते हैं। तो इनके बीच में अगर कभी करेंसी आ जाए तो ISO कोड में दिया है या सिंबल में दिया है, दिमाग लगाएंगे, अदरवाइज बाकी जगह तो सीधा क्या आ जाता है, स्ट्रेंथ। ठीक है, तो बिना कुछ दिमाग लगाए यहाँ पे रेट क्या था बताइए, यहाँ पे रेट था हमारा $1 = ₹74 का। ठीक है, तो बस इसमें फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट यूज़ करना था जिसमें आपको 1% का प्रीमियम लेना था। प्रीमियम का पेमेंट कब होता है बताइए, प्रीमियम का पेमेंट आज होता है और जो फॉरवर्ड अमाउंट का पेमेंट जो होते हैं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का पेमेंट यहाँ होता है। तो दो रेट के अमाउंट को तो कभी ऐड नहीं कर सकते, तो यहाँ का जो प्रीमियम अमाउंट होगा, जो आपका कमीशन है, उस कमीशन को टाइम वैल्यू ऐड करके यहाँ पे अमाउंट ले जाते हैं और ये अमाउंट जो आया वो आपका फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का हो जाता है और इस पे जो एक्सपेक्टेड रेट पे निकाला गया अमाउंट हो गया वो यहाँ का अमाउंट हो गया। इन दोनों अमाउंट में कंपैरिजन कर लीजिए, आपको देख लीजिए जहाँ पे बेनिफिशियल होता है उसको यूज़ कीजिए। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 1A। ठीक है, 1A में जो मेरे को कुछ एक कमेंट डालना था वो था कुछ स्टूडेंट वगैरह का जिसने इफेक्टिव रेट के बेसिस पे किया था, उस पर मैं ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका हूँ। और हाँ, कुछ कभी कभी क्या होता है कि बिल्कुल ही गलत सॉल्यूशन को भी 100% मार्क्स मिल जाता है। ऐसा आप लोगों को नहीं मिला होगा ना, आप लोग डिमोटिवेटेड रहते हो कि सही सॉल्यूशन में मार्क्स नहीं मिलता है। ऐसे भी स्टूडेंट है जिसको गलत सॉल्यूशन में मार्क्स दिया गया है। देखो कैसे, ये कोई एक स्टूडेंट है, कोई भी है, मुझे उससे लेना देना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 का A है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1A में उसको 8 का 8 मार्क्स मिला है। क्वेश्चन नंबर 1A में 8 का 8 मार्क्स मिला है और दूर दूर तक देखो आप, इतने में सॉल्यूशन खत्म है। कैसे देखो आप, स्टेप 1 3 मार्क्स, स्टेप 2 2 मार्क्स, स्टेप 3 2 मार्क्स, स्टेप 4 1 मार्क्स, काउंट कर लीजिए 3 2 5 2 7 एंड 1 8। 1A में 8 मार्क्स मिल गए, इतना ही पूरा फुल सॉल्यूशन है इसका। देख लीजिए आप ध्यान से, ये कौन सी अमाउंट आ गए मुझे खुद ही नहीं समझ आया, ये कौन सी अमाउंट आ गए मुझे खुद ही नहीं समझ आया, ये कौन सी अमाउंट है मुझे नहीं समझ आया, ये कौन सी अमाउंट है मुझे नहीं समझ आया। अगर आपको समझ आया तो देख लीजिए, प्रोबेबिलिटी दे दिया, ये अमाउंट पेएबल निकाला, यहाँ पे ये 1072, क्या अमाउंट आया मुझे नहीं मालूम। ये कौन सी अमाउंट है मुझे नहीं मालूम, क्योंकि प्रीमियम तो लिया है 1% का। आप देखो यहाँ पे 75 का रेट अप्लाई किया है, जबकि हमारा फॉरवर्ड रेट जो है वो कितने का है बताओ, फॉरवर्ड रेट 74 का है, स्पॉट रेट तो कभी अप्लाई भी नहीं होना था। और यहाँ पे कुछ 75 है और उसके बावजूद भी 75 से क्या किया जा रहा है, डिवाइड किया जा रहा है। ठीक है, डिवाइड करके यहाँ अमाउंट निकाल रहे हैं, उसके बावजूद भी 8 के 8 मार्क्स मिल रहे हैं। भगवान भला करे ऐसे एग्जामिनर को। ठीक है जी, जिस बच्चे को 0 मार्क्स मिलना चाहिए था उनको 8 मार्क्स दिए जा रहे हैं और जिनको मिलना चाहिए उनको कभी नहीं मिलते। लेकिन अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ऐसा डेविएशन पूरे पेपर में आपको 10 मार्क्स के मिलेंगे एक स्टूडेंट का। ठीक है, इसलिए 10 मार्क्स का स्टैंडर्ड डेविएशन एक्सेप्टेबल है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के B पे। ये था हमारा बाइनोमियल मॉडल के डेरिवेटिव का क्वेश्चन। जब मैं कुछ स्टूडेंट को फ़ोन पे बातें कर रहे थे तो वहाँ पे कुछ बच्चे का ये मानना था कि ये ओल्ड सिलेबस का क्वेश्चन था, ये आउट ऑफ सिलेबस है। मुझे नहीं पता किसने बोल दिया कि आउट ऑफ सिलेबस ओल्ड सिलेबस का क्वेश्चन है। ठीक है जी, जाके आप अपना पेपर ढूंढो, एज इट इज़ क्वेश्चन आपको मिलेगा। सिर्फ इस क्वेश्चन में एक लाइन नया था आपका। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन के अंदर एक लाइन नया था, अमेरिकन कॉल ऑप्शन। ठीक है, और इसके अलावा ऐसा क्वेश्चन 2 बार एग्जाम में आ चुका है और कोई ये नहीं बोल सकता कि ये ओल्ड सिलेबस का क्वेश्चन है। बाइनोमियल मॉडल आपके बुक में दिया गया है न्यू सिलेबस में, और बाइनोमियल मॉडल अगर आपके पास है अगर वैल्यूएशन का, तो ये ओल्ड सिलेबस का क्वेश्चन कैसे हो गया। देखिए, टीचर जब कोई चीज़ नहीं पढ़ाता है, मान लीजिए किसी टीचर ने कोई चीज़ नहीं पढ़ाया और उनको लगा कि अच्छा इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आ गया, तो उनको अपने पल्ले झाड़ने के लिए ना बहुत आसान तरीका है, बोल दो ये कौन सी पेपर का है, ये ओल्ड सिलेबस का था, न्यू में नहीं आया था। याद रखिएगा, एक ही क्वेश्चन ऐसा था जो आपके बुक में कहीं डिस्कशन नहीं था और पेपर में आया था, वो था एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू। जो कि एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू कैपिटल बजटिंग की जो क्वेश्चन थी वो आउट ऑफ द सिलेबस थी। ठीक है, अदरवाइज कुछ भी आउट ऑफ द सिलेबस नहीं था, सारे आपके सिलेबस के अंदर है। ये दूसरी बात है कि क्वेश्चन में लैंग्वेज ज़्यादा मॉडिफाई किया गया था, क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाने की कोशिश किया गया था, वो दूसरी बात है, उस कॉम्प्लिकेशन पे हम बहस नहीं करें, लेकिन ये आउट ऑफ द सिलेबस नहीं था। याद रखिएगा, मैंने एक चीज़ क्या ये नोटिस किया इस क्वेश्चन के अंदर कि मैक्सिमम बच्चे ने तो इसको सॉल्व ही क्या किया है, गलत। क्या क्या कॉमन मिस्टेक किया है मैं आपको बताता हूँ। अब मैं सॉल्यूशन पे डिस्कशन नहीं कर सकता। ठीक है जी, मैं बता दूँ क्या होता है इस क्वेश्चन, इस बाइनोमियल मॉडल में अमेरिकन ऑप्शन आ जाए तो क्या होता है कि मेरे पास 2 डेट है। देखिए, अमेरिकन ऑप्शन में क्या होता है, या तो हम ऑप्शन यहाँ पे एक्सरसाइज कर सकते हैं या ऑप्शन हम यहाँ पे एक्सरसाइज कर सकते हैं।
समझ में आ गई बात। तो एक तो प्रोबेबिलिटी पूछा गया था कि कैलकुलेट करिए, तो प्रोबेबिलिटी के लिए तो देखो कुछ बच्चे ने बड़े बड़े फार्मूला 3-3 बार प्रोबेबिलिटी निकाले जा रहे हैं। अगर आप इतने लंबे लंबे फार्मूला पढ़ रहा हो तो मैं कह सकता हूँ कि पढ़ने के सोर्स में आपको प्रॉब्लम है, अदरवाइज प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए इतना मोर देन सफिशिएंट है। समझ में आ गई बात। आर माइनस डी डिवाइडेड बाई यू माइनस डी, यही फार्मूला यूज़ करना चाहिए यहाँ पे, जब तीन फार्मूला तीन जो होते हैं हमारे लिए सेम आ जाता है, क्योंकि 8% माइनस 5%, 8% माइनस 5% एक सिंपल से आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना होता है, यहाँ का पे ऑफ निकालना है। यहाँ पे दो दो नोड बनता है हमारे लिए, यहाँ का पे ऑफ निकालो, यहाँ का पे ऑफ निकालो, यहाँ का पे ऑफ निकालो, यहाँ पे पे ऑफ निकालो, ठीक है। जब आप इस पॉइंट पे पहुँचते हो तो यहाँ के जब आपको पे ऑप्शन वैल्यू निकालना होता है तो वहाँ पे कंपैरिजन किया जाता है। कंपैरिजन ये करना होता है कि मैं यहीं पे एक्सरसाइज करूँ ऑप्शन को या मैं वेट करूँ। अगर लगता है कि ज़्यादा बेनिफिट होगा तो वेट करो, नहीं तो फिर आप क्या करो, यहीं पे एक्सरसाइज करो। इसीलिए जब आप N2 पे जब ऑप्शन वैल्यू निकालते हो तो N2 के जो ऑप्शन वैल्यू होते हैं वहाँ कंपैरिजन किया जाता है। हायर ऑफ फॉलोइंग टू, पे ऑफ N2 नोड का कितना आता है, और ये देखो एक 10 आता है और एक जो आता है आपका 14.78। अगर किसी ने कंपैरिजन नहीं भी किया है उसके बावजूद भी मार्क्स मिल जाता, एग्जामिनर अगर केयरलेस है तो, क्योंकि आप सीधा जो यहाँ का वैल्यू है इसको जब डिस्काउंटिंग करके आप लाते हो, ठीक है, तो डिस्काउंटिंग करके लाया हुआ वैल्यू ही बड़ा है, तो आपका बेनिफिट ऑफ जो मिस्टेक है या हम कह सकते हैं कंपनसेटिंग एरर से आपका काम चल जाता। समझ में आ गई बात। चलिए ये हो गया, मैं पहले सॉल्यूशन पर डिस्कशन कर देता हूँ फिर आगे बढ़ूंगा। वैसे ही आपका क्या होगा, इस पॉइंट पे भी होगा एन नोड 3 पे भी, और फिर उसका प्रेजेंट वैल्यू लाने में ये हो जाएगी। देखिए अब कॉमन मिस्टेक जो स्टूडेंट, अच्छा इसमें किसी स्टूडेंट का कोई कमेंट है, कोई मैंने यहाँ पे रेफरेंस डाला है नहीं, इस क्वेश्चन पे कोई रेफरेंस बच्चों का नहीं डाला है मैंने, ठीक है। वापस आइए, कॉमन मिस्टेक सब बताता हूँ क्या बच्चों ने किया है, ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन के अंदर क्या आपको ये वैल्यू दिया गया है, नालायकों, ये क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यहाँ के लिख के देगा ये कंटिन्यू, वैसे तो यहाँ पे भी लिख के दिया है कॉन्टिन्यूअस कंपाउंडिंग। तो आप मुझे बताओ जब ई की पावर का वैल्यू गिवन है तो जब आप प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे, ये जो प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे तो इसमें आप 1.05 से डिवाइड करोगे। बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है मैंने सिंपल कंपाउंडिंग करके सिर्फ 1.05 से डिवाइड किया है, ठीक है। कुछ बच्चे ने तो डिवाइड ही नहीं किया है, सीधा इसको एवरेज करके लिया है, यानी कि यहीं से पता चलता है कि आपका कॉन्सेप्ट जो है बहुत वीक है। सिंपल सी बात बताऊं, बाइनोमियल मॉडल इतना आसान कॉन्सेप्ट है कि ये क्वेश्चन मिस्टेक हो मैं एक्सपेक्ट ही नहीं करता स्टूडेंट से। चलो लेकिन जो मैंने देखा समरी तो यही है कि मैक्सिमम बच्चे को इस क्वेश्चन में मार्क्स नहीं मिला है। मैक्सिमम क्या, 90% स्टूडेंट को इस क्वेश्चन में मार्क्स नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है, आप अपना आंसर शीट ढूंढिए और देखिए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सी, वैल्यू एट रिस्क। ठीक है जी, वैल्यू एट रिस्क पे मैंने यहाँ पे कुछ रेफरेंस वगैरह नहीं लिया स्टूडेंट का, इसलिए क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया मैक्सिमम स्टूडेंट ने जो मिस्टेक किया है कौन कौन सी पॉइंट पे ध्यान से देखिए। एक तो कुछ स्टूडेंट ने 4 दिन नहीं लिया, कुछ स्टूडेंट ने यहाँ मिस्टेक किया है। कुछ स्टूडेंट का मिस्टेक ये है कि ये 6,99,000 की जगह जो रिस्क लेना था ना आपको, ये VR, ये हमें 699 का रिस्क लेना था, तो उन्होंने क्या कर लिया था, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू अज्यूम किया था। मैक्सिमम स्टूडेंट का ये मिस्टेक था, ठीक है जी, ओके। दूसरा हाँ, एक तो कुछ लोग हो गए कि 4 डेज नहीं कंसिडर किया। हाँ, कुछ लोग जो था ये 6,99,000 को ना 1,000 देना शुरू कर दिया। मैं सिंपली ये कह सकता हूँ कि आपने क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। ये 100 लाख आपका करेक्ट आंसर है, ये इसमें कोई डाउट है ही नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, क्योंकि ये 100 लाख वाले को सबको स्टूडेंट इंस्टीट्यूट ने मार्क्स दिया हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का ये थोड़ा ट्रैक से हटके था रेशियो से रिलेटेड। इसमें मैं बताऊं यहाँ पे, हाँ कुछ स्टूडेंट का एक ही का डाला हमने, चलो कोई नहीं, एक ही सही काफ़ी है। 4-5 हम रख सकते थे, लेकिन मैंने बोला ना कि एक बार क्या होता है, आंसर शीट चेक करते गए, अब मुझे याद आ गया कि यहाँ पे ये था, यहाँ पे ये था। अब फिर दोबारा जब ढूंढने जाऊँ कि किस स्टूडेंट के पेपर में था वो मिलना जो होते हैं ना वो मुश्किल हो जाता है, इसीलिए मिस हो जाता है वो, लेकिन दिमाग में तो छप चुका होता है ना, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। देखिए यहाँ क्या था कि प्रपोजल 1 और प्रपोजल 2 जो दिया गया था ना, ये दोनों में आपको ग्रोथ निकालना था। ग्रोथ सबको पता था कि रिटेंशन रेशियो मल्टीप्लाई बाय ROE। रिटेंशन रेशियो पहला पार्ट में तो दिया गया था, बस रिटर्न ऑन इक्विटी निकल के आ जाता तो काम चल जाता आपका, है ना। तो रिटर्न ऑन इक्विटी निकालने के लिए मैंने बार बार बोला है कि दिया हुआ वैल्यू किसी चीज़ को इग्नोर मत करो,
ठीक है। वैसे कुछ स्टूडेंट ने कैसे सॉल्व किया मैं बताता हूँ। एक तो आपको क्या करना तो ये था कि आपको दिए हुए रेशियो से ही रिटर्न ऑन इक्विटी निकल के आ जाता। अगर आप रिटर्न ऑन इक्विटी निकालने का फॉर्मूला थोड़ा बहुत याद होता तो, जैसे रिटर्न ऑन इक्विटी जो होता है हमारे, हम लोग जो फॉर्मूला याद करते हैं, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी डिवाइडेड बाई इक्विटी मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहाँ से आपका जो दिया हुआ जो रेशियो है ना, उससे अगर लिंक करते, जैसे यहाँ पे देखिए ई डिवाइडेड बाय सेल, क्योंकि ये रेशियो दिया था, सेल डिवाइडेड बाय एसेट्स के बेसिस पे करते, और एसेट्स डिवाइडेड बाय इक्विटी तो क्या होता है ये देखो, सेल जो होता है ये हमारा कैंसिल हो जाता है, एसेट्स कैंसिल हो जाता है, तो ई डिवाइडेड बाय इक्विटी, इससे हमारा काम बन जाता। तो आपको क्या करना था, सिर्फ रेशियो का ही खेल था यहाँ पे, ठीक है। तो रेशियो से कैलकुलेट करते तो मार्क्स तो 100% मिलता। बट एक स्टूडेंट ने, उन्होंने इन सब बातों को यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व किया। उन्होंने रेशियो तीनों यूज़ किया, ध्यान से देखिए, रेशियो उन्होंने तीनों यूज़ किया, लेकिन इस सेल का वैल्यू भी यूज़ किया उसके, तो उसका आंसर सही था, मार्क्स मिला है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्टली ऐसे ही सॉल्यूशन को फॉलो करें तो हमें मार्क्स मिलेगी, बिल्कुल नहीं। आप अगर दूसरे मेथड से भी जाते हो, बस ये आपका रेशियो यूज होना चाहिए, उसके बेसिस पे आरओई आना चाहिए। तो स्टूडेंट ने क्या किया, देखो सेल दिया गया था, इस सेल का 4% उसने क्या निकाला, नेट प्रॉफिट, ठीक है। ये देखो 30 का 4% क्या आ गया आपके लिए, 1.2 लाख का आपका नेट प्रॉफिट आ गए। अब देखिए यहाँ पे बोला गया था कि जो आपका टारगेट एसेट टू सेल का एसेट कितना है, 65% है ना। तो सेल कितना है बताओ, 30 मल्टीप्लाई बाय 65% कितना हो गया, 19.5। देखो उसने 19.5 का क्या ले लिया उन्होंने, ध्यान से देखो 19.5 का एसेट ले लिया। तो यानी कि ये रेशियो भी यूज़ कर लिया उन्होंने, ये रेशियो भी यूज़ कर लिया, क्या इसका टोटल एसेट्स आ गए। अब देखो जो डेट इक्विटी रेशियो, ये क्या होता है, डेट को और इक्विटी को मैं ऐड करूं तो ये मेरा क्या बनेगा बताओ, डेट और इक्विटी को मैं यूज करूं तो क्या बनेगा, ये टोटल एसेट्स बनेगा। और टोटल एसेट्स कितना था मेरा बताओ, ये बन गया था कितना, 19.5 का। तो 19.5 को 3/5 करके इन्होंने इक्विटी निकाल लिया। इससे निकाला गया जो आपका रिटर्न ऑन इक्विटी था, ये देखो रिटर्न ऑन इक्विटी कितना आंसर आता है, ध्यान से देखो 10.26। कुछ लोगों का मानना था, कुछ लोगों का ये कहना था कि डुपॉन्ट मॉडल नहीं आएगा तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अरे गलत सोच रहे हो, जिसका लॉजिक क्लियर होगा ना हर तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है, ठीक है। आप देखिए ये डुपॉन्ट मॉडल था, मैं मानता हूं, ठीक है, डुपॉन्ट मॉडल था, लेकिन डुपॉन्ट मॉडल नहीं भी जानते तब भी ये क्वेश्चन सॉल्व होता। आपके सामने क्वेश्चन स्टूडेंट ने सॉल्व किया है ना, देखना हमारा रिटर्न इक्विटी कितना आया है, 10.26% आया रिटर्न ऑन इक्विटी, तीनों को मल्टीप्लाई करके उन्होंने 30 लाख को बेस बना के क्वेश्चन को सॉल्व किया है। देखना 10.26 आया, उसका भी रिक्वायर रिटर्न, सॉरी क्या कहते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी। आप मुझे बताओ सस्टेनेबल ग्रोथ रेट भी वही आ गए, यानी कि 10.26, ये देखो यहाँ पे 10.26 सस्टेनेबल ग्रोथ रेट सेम आ गए। देखिए मार्क्स मिला या नहीं मिला है, देखिए मार्क्स मिला है। तो इसीलिए आप ये मत बोलो कि मार्क्स नहीं मिलते, अगर आपका अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन है मार्क्स मिलता है, ठीक है। चलो वापस आते, हाँ जी, अब आते हैं हम प्रपोजल नंबर 2 में। प्रपोजल नंबर 2 में थोड़ा सा कन्फ्यूजन इस बात का है कि ये जो एनुअल डिविडेंड दिया गया है वो किस चीज़ का है। तो ये चीज़ मैंने नीचे भी वो लिखा होगा नोट्स, एज पर क्वेश्चन लैंग्वेज इट इज़ नॉट क्लियर अबाउट 0.30 लाख डिविडेंड कि ये किसका है। तो मेरा जो मैंने बोला था कि आपको ICI से हो सकता है मेरा भी आंसर डिफर करे इस पॉइंट पर जाके, क्योंकि अब बोलो कि स्टूडेंट ने कैसे किया है, स्टूडेंट ने तो सेकेंड प्रपोजल का किसी का सही है ही नहीं, सेकेंड प्रपोजल का किसी का सही है ही नहीं, ठीक है। वैसे एक स्टूडेंट ने गलत भी किया है, उसके बावजूद भी मार्क्स दे दिया, वो बात अलग है। इसी में है क्या, नहीं मार्क्स नहीं दिया है, ये रहा, उन्होंने 0.1 माइनस 0.30 करके 70% का रिटेंशन रेशियो ले लिया है, तो मार्क्स इसको 0 किया गया है, उसका मार्क्स नहीं मिला है, ध्यान से रखेंगे, उस चीज़ों का मार्क्स यहाँ पे नहीं मिला है। तो ये चीज़ है, तो इसमें बस कन्फ्यूजन था थोड़ा सा कि ये किसका है। मैंने जो अभी अजम्पशन लेके जो आपको क्वेश्चन सॉल्व किया है कि हाँ जी ये जो डिविडेंड दिया गया है वो टोटल इक्विटी पे होगा, जो हमारा पहले से 12 लाख का इक्विटी था वो, और क्योंकि यहाँ पे लिया गया था न्यू, तो मेरा ये मानना है कि ये जो डिविडेंड दिया गया होगा टोटल पे, ये मेरा अजम्पशन है। अगर ये नए वाली इक्विटी पे होता तो फिर बात कुछ और बनेगा, समझ में आई बात। तो ये चीज़ है, तो मेरा अजम्पशन है कि 13 पे, तो उसके बेसिस पे मैंने सॉल्यूशन दिया है, यहाँ से आप चेक कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। मैंने लिया है 13 का, कहाँ गया, ये रहा 13 पे मैंने ये अज्यूम करके गया है कि ये मेरा रिटर्न यही जो बनेगा ना ये इतना बनेगा, उसके बेसिस पे आंसर दिया है। अगर इंस्टीट्यूट अगर 1 पे लेगा या 12 पे लेगा तो आंसर डिफर कर सकता है, कोई बात नहीं। हमारा आंसर कितना आ गया, 38.01। ओके, सेकेंड ऑल्टरनेटिव, हाँ अगर ये 1 के बेसिस पे कोई कैलकुलेशन करते
तो ग्रोथ जाता है आपका इतने 10.32। तो जब भी कभी बेनिफिट कभी डाउट लगे तो आप क्या करो, दोनों सॉल्यूशन दे दो जब आपको लगता है 1 मिनट में सॉल्व होने वाली है तो। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बी पे। 2 के बी जो था ये इंटरेस्ट रेट स्वैप का क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन। मुझे नहीं पता ऐसे क्वेश्चन में स्टूडेंट कैसे क्या कहते हैं मिस्टेक करता है। वैसे बता दूँ ये क्वेश्चन अभी पीछे भी आया था नवंबर 2019 में आई थिंक, ठीक है, जहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक था। ये क्वेश्चन गलत तरीके से एग्जाम में पूछा गया था, उसी क्वेश्चन को क्या किया है यहाँ पे करेक्ट करके फिर एग्जामिनर ने पूछा है। ये बहुत आसान क्वेश्चन, इसमें कुछ भी बताने लायक नहीं है। जिसका स्वैप का कॉन्सेप्ट क्लियर है उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जिसका स्वैप का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है मेरे यहाँ प्लेलिस्ट में चले जाओ। ठीक है जी, इस प्लेलिस्ट के अंदर मैंने स्वैप का पूरा वीडियो दे रखा है। अरे आजा भाई, इतना क्यों नखरे दिखा रहे हैं। ये देखो, ये जो इंटरेस्ट रेट स्वैप है, इंटरेस्ट रेट स्वैप का मैंने यहाँ पे वीडियो दे रखा है आपको, जिसमें आपको देखिए 56 मिनट्स 48 मिनट 1 आवर 5 मिनट और 1 आवर 26 मिनट्स। क्योंकि इंटरेस्ट रेट स्वैप से बहुत सारा क्वेश्चन आता है, ये 4 वीडियो डला हुआ है, ये 4 वीडियो देख लीजिए। अगर आपको इंटरेस्ट रेट स्वैप में मज़ा ना आ गया तो आप मुझे बता देना कुछ भी, ठीक है। वैसे अपने तारीफ़ खुद नहीं किया जाता है, लेकिन अगर कहीं लगे कि हाँ मैंने अपना एफर्ट पूरा लगाया है तो अपना तारीफ़ भी कर लिया जाए तो कोई बुराई नहीं है। सेल्फ सेटिस्फैक्शन तो आ ही जाए, सेल्फ मोटिवेशन तो आ ही जाते हैं। ठीक है जी, चलो वापस आते हैं हम लोग। तो यही मैंने बताया। हाँ, कुछ इस पॉइंट पे क्या क्या था मैं आपको बताऊं। कॉमन मिस्टेक जो स्टूडेंट ने किया था, कुछ स्टूडेंट ने यहाँ पे रिक्वायरमेंट में नहीं एडवाइस नहीं दिया था, क्योंकि एडवाइस देने को पूछा गया था। ठीक है, सारे कैलकुलेशन करते एडवाइस नहीं देता, उसका मार्क्स कट जाता है। देखो, वेदर स्वैप कैन बी अरेंज्ड which may be beneficial to both firm, क्या स्वैप अरेंज कर सकते हैं, तो ये आपको लिखना था। हाँ बेनिफिशियल है, अरेंज कर सकते हैं। सारा कैलकुलेशन किया और इतना ना लिखने की वजह से भी बच्चे को मार्क्स मिला है। तो ये चीज़ जो है इसका भी मार्क्स था एग्जामिनेशन में, तो इस बातों को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब कुछ लोगों को बच्चे को यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था। इफेक्टिव कॉस्ट निकालते टाइम वो क्या करता है, स्वैप डील कॉस्ट में से माइनस करता है। तो मैंने पहले ही बोल दिया, इसका तो बहुत सिंपल लॉजिक है। जो हम चाहते हैं, चाहने वाले कॉस्ट में से सेविंग माइनस किया जाता है, चाहने वाले कॉस्ट में से। स्टूडेंट ने जो मिस्टेक किया था वो ये था कि चाहने वाले नहीं, स्वैप डील कॉस्ट में से सेविंग माइनस कर रहा था, यानी कि उसको लॉजिक ही पता नहीं कि हो क्या रहा है यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का सी हमारा थियरी था, वो हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते, यही था हमारा बॉन्ड वैल्यूएशन का क्वेश्चन। ठीक है, बॉन्ड वैल्यूएशन के क्वेश्चन में आपको पहला था मार्केट प्राइस निकालना है, आपको निकालना ही है, फिर ड्यूरेशन निकालना था, फिर ये वोलेटिलिटी निकालना था, कॉन्वेक्सिटी निकालना था, और फिर अगेन मार्केट प्राइस निकालना था। 2 मेथड से, ड्यूरेशन के बेसिस पे, इंट्रिंसिक वैल्यू के बेसिस पे। इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब पीवी निकालना था आपको। ठीक है, तो इसमें तो कुछ नया था नहीं, बस एक नया था आपका कॉन्वेक्सिटी। ठीक है, तो ये कॉन्वेक्सिटी निकालने का जो फॉर्मूला है, ठीक है, फॉर्मूला में भी यहाँ पे अब क्या होता है कि एक टैक्समैन की बुक है जिसने जो फॉर्मूला दे रखा है वो फॉर्मूला गलत है, और वो फॉर्मूला कुछ स्टूडेंट ने यूज़ किया है जिस पे मार्क्स नहीं मिला है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है कॉन्वेक्सिटी का, जो आप बॉन्ड का ड्यूरेशन यूज़ करते हो, बॉन्ड का ड्यूरेशन का अगर फॉर्मूला याद होगा, ठीक है, बॉन्ड का ड्यूरेशन का अगर आपको फॉर्मूला याद होगा, पीवी मल्टीप्लाई बाई ईयर। अब इन सब का लॉजिक तो हम यहाँ पे देंगे नहीं, क्योंकि ईयर का एवरेज किया जाता है, जिसमें पीवी जो होते हैं हमारा वेट यूज होता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका एवरेज निकालते हैं, और इसके एवरेज निकालने के लिए हमें पीवी को एज ए वेट यूज़ करना होता है। ये जो होता है ना, ये वेट होता है हमारे लिए, तो इसीलिए 1 ईयर में इतने से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जो आपका ये वैल्यू आया होता है, इस वाले वैल्यू को 1+ ईयर से मल्टीप्लाई कीजिए, और ये जो सम आएगी ना, इस सम को इसी से हमें डिवाइड करना है। किससे जी, यही जो हमारा पीवी है ना 9431, इसी से हमें क्या करना होता है, इसको डिवाइड करना होता है। ठीक है, तो बच्चे ने क्या करा है, इसको इससे सीधा डिवाइड करके सॉल्यूशन दे दिया है, जो कि टैक्समैन वाले बुक में किया गया था। उन सबको मार्क्स नहीं मिला है, याद रखेंगे। आपका जो बॉन्ड का वोलेटिलिटी आएगी वो इस बातों पे ये कैलकुलेशन नहीं किया है कुछ स्टूडेंट ने। ठीक है, तो बस एक छोटा सा एक नया फॉर्मूला आपको याद रखने पड़ेंगे कॉन्वेक्सिटी के लिए, जो कि ये है। अब मैं थोड़ा सा डिस्कशन यहाँ पे करा दूँ कि कॉन्वेक्सिटी क्या होता है। जैसे आपने देखा होगा कि बॉन्ड का जो हम वोलेटिलिटी निकालते हैं, बॉन्ड वोलेटिलिटी ये कहता है वाईटीएम हमारा कितना से चेंज होगा, वाईटीएम कितना से चेंज होगा, तो हमारा बॉन्ड का प्राइस कितना से चेंज होगा, वो बॉन्ड का वोलेटिलिटी बताता है, जो ड्यूरेशन डिवाइडेड बाय 1+ वाईटीएम से होता है। यहाँ तक तो पीछे भी था, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं था, यहाँ तक तो कुछ स्टूडेंट ने सबने सॉल्व किया होगा। ठीक है, इसमें कुछ बच्चों ने नहीं, कुछ बच्चे नहीं सॉल्व किया, क्योंकि ये एक्सेप्शनल पॉइंट था। एक लाइन लिख के इंस्टीट्यूट ने छोड़ दिया था, बाकी इस पे ज़्यादा कहीं डिस्कशन नहीं किया था, हम लोग भी इसको इग्नोर किया करते थे। अब आया है तो अब आगे से पढ़ने पड़ेंगे, तो उसको थोड़ा ज़्यादा डिटेल में जानने के लिए ग्राफ वगैरह से देखेंगे। बस अभी आप छोटा सा ये समझ सकते हो
कि ये जो बॉन्ड वोलेटिलिटी है ना, इससे आपका जो प्राइस निकालते, जैसे आपने बोला कि हमारा बॉन्ड का YTM अगर 1% से अगर बढ़ेगा तो हमारा बॉन्ड का जो प्राइस होता है घटेगा 3.866% से, लेकिन ये एक्यूरेट नहीं है, ये अप्रॉक्सीमेट है। ठीक है, इसको एक्यूरेट बनाने के लिए हम लोग बॉन्ड कन्वेक्सिटी को यूज़ करते हैं। इसको अगर एक्यूरेट बनाना हो, ठीक है, तो इसी परसेंटेज के जो चेंज है ना, इसमें थोड़ा सा और एडजस्टमेंट करने के कॉन्वेक्सिटी से हमें एडजस्ट किया जाता है, तो जो चेंज आता है वो एक्यूरेट आता है, क्योंकि लीनियर डायरेक्शन में हमारा मूवमेंट नहीं होता है। जैसे 1% अगर बढ़े YTM या 1% अगर घटे YTM, दोनों तरफ बॉन्ड का प्राइस बढ़ना और घटना एग्जैक्टली सेम नहीं होता है, लीनियरली चेंज नहीं होता है। लेकिन बॉन्ड का वोलेटिलिटी जो बोलता है कि वो लीनियरली चेंज होता है, लेकिन कॉन्वेक्सिटी कहता है कि नहीं, कहीं पे ज़्यादा बढ़ेगा कहीं पे कम बढ़ेगा, जो कर्व के बेसिस पे चलता है, तो उसका एडजस्टमेंट बॉन्ड कन्वेक्सिटी करता है। ठीक है, तो इस कॉन्वेक्सिटी पे ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, आपको एक फॉर्मूला आना चाहिए जिससे बॉन्ड कन्वेक्सिटी आ जाएगी। ठीक है, और इसका जो एडजस्टमेंट है वो एडजस्टमेंट एक छोटा सा याद रखना है। अब रहा सवाल की, देखिए जब एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस निकालना था आपका इस पॉइंट में, ये वाले पॉइंट पे, कि आपको YTM में बोला गया है कि 200 बेसिस पॉइंट से क्या हुआ है, ड्यूरेशन में आपका डिक्रीज हुआ है। तो जब आपको ध्यान से देखो, YTM अगर 2% से डिक्रीज हुआ है तो बॉन्ड वोलेटिलिटी तो आपको पहले से पता था। जैसे अभी हमारे केस में बॉन्ड वोलेटिलिटी कितना आया था, देखो आप 3866, तो यहाँ बोला गया कि YTM 2% से घटेगा, तो आप मुझे बताओ ये कितना आता, 3.866 मल्टीप्लाई बाई 2, ये आता है आपका कितना, 7.732%। आपको मैं बता दूं, सिर्फ इतने से भी किसी ने बॉन्ड के प्राइस को चेंज किया है, उसको मार्क्स मिला है इस पॉइंट में। ठीक है, अगर आप मान लीजिए कॉन्वेक्सिटी नहीं निकाला, कॉन्वेक्सिटी को यूज नहीं भी किया बॉन्ड के प्राइस के चेंज में, उसको भी मार्क्स दिया गया है। मैंने उसी यहाँ पे निकाल के दिया आपको, ये देखो 7.72%। सिर्फ उसने न्यू बॉन्ड का प्राइस निकालने के लिए इतने का एडजस्टमेंट किया है। देखिए इस स्टेप का उसको क्या हुआ है, मार्क्स मिला हुआ है। यानी कि आप सिर्फ बॉन्ड वोलेटिलिटी से भी अगर वो करके प्राइस निकालते तो मार्क्स मिल जाते। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे इसको इंट्रिंसिक वैल्यू के बेसिस पे बॉन्ड का प्राइस निकालना था, ये बॉन्ड प्राइस निकाला, इसका भी मार्क्स मिल चुका है। लेकिन ये देखिए इस स्टूडेंट ने, मैं इसी की बात कर रहा था, यहाँ पे देखो 0.680 यूज़ किया है, 0.680, जबकि इस क्वेश्चन के PV फैक्टर देखिए आप 0.681 दिया था 8% से, 5th ईयर का 0.681 दिया था, इस स्टूडेंट ने 0.680 यूज़ किया है। ठीक है, तो आप देखिए इस स्टेप का उनको जो है मार्क्स क्या कर दिया गया है, 0 कर दिया गया है। ठीक है, तो ध्यान से रखेंगे इन छोटी छोटी बातों को। चलिए वापस आते, हमने किस किस बात पर डिस्कशन कर लिया, इस पर डिस्कशन कर लिया। हाँ, ये मैंने बोला था कि देखो जो टैक्समैन वाले बुक ने जो फॉर्मूला दिया था वो मिस्टेक है। देखिए नॉट मल्टीप्लाइड बाय 1 + YTM का स्क्वायर, इसको मार्क्स नहीं दिया है। ठीक है, तो मतलब दिया है 0.5 दिया है, वैसे ये 2 मार्क्स का कैलकुलेशन था, 0.5 दिया यानी कि 1.5 मार्क्स आपका कट हो चुका है। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपने सब चीज़ सेम लिया है। देखो आप ध्यान से 227164, ध्यान से देखो 227164 बॉन्ड कॉन्वेक्सिटी में देखो 227164.6 डिवाइडेड बाई सिर्फ इतना किया है, 1 + YTM को डिवाइड नहीं किया है। तो कुछ कुछ बुक में फॉर्मूला ही गलत था, जो कि ये 1 + YTM स्क्वायर नहीं ले रहा था, उन लोगों को मार्क्स नहीं दिया गया है। ठीक है, इस पे हमने डिस्कशन कर ही लिया, ये हमने डिस्कशन कर लिया, यानी कि हमने इस पे कर लिया, 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 इस पे कर लिया। चलो आगे बढ़ते, बॉन्ड का क्वेश्चन भी हमारा खत्म हो जाता है। ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू आपने निकाल लिया, कोशिश करना है कि PV फैक्टर जो गिवन है उसी को यूज़ करें हम लोग। ओके जी, आइए वापस। क्वेश्चन नंबर 3 का B जो है ये है आपका बॉन्ड म्यूचुअल फंड का क्वेश्चन। किसी भी स्टूडेंट का करेक्ट नहीं, किसी भी स्टूडेंट का करेक्ट नहीं। 372 आंसर सीट में से किसी का भी, ये कहाँ पहुँच गए हम, किसी का भी सही नहीं। मैं हैरान हो गया, क्या म्यूचुअल फंड का क्वेश्चन ये इतना डिफिकल्ट हो गया। ओहो, गजब है बाबा, गजब है। मैं फर्स्ट पार्ट की बात कर रहा हूँ, डिविडेंड बोनस प्लान में सबने किया था। ठीक है, बोनस प्लान का ऑलमोस्ट सबका मार्क्स सही मिला हुआ है, डिविडेंड प्लान में मार्क्स नहीं मिला है। मैं सिंपली कह सकता हूँ लॉजिक गया आप लोगों का डस्टबिन में, लॉजिक क्लियर नहीं है इसलिए मार्क्स नहीं दिया। तो क्या बात कर रहे हो। सबसे पहली बात 9,20,000 यही है ना, हाँ जी, कहाँ गया 9,20,000, ये रहा। इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना है 9,20,000, क्या फेस वैल्यू पे है,
सबसे पहली बात, क्या फेस वैल्यू पे आपने 920 लगाया है? क्या ये जो आपका NAV है यहाँ पे डिविडेंड प्लान का, ये 10 रुपये है क्या? जब 10 रुपये नहीं है तो आप ये डिविडेंड 9,20,000 पे कैसे निकाल सकते हो? ये डिविडेंड 9,20,000 पे कैसे निकाल सकते हो? ये 9,20,000 पे कैसे निकाल सकते हो? सबसे पहली बात, ठीक है। मार्क्स नहीं दिया है, क्योंकि गलत हो तो मार्क्स कैसे देगा बताओ आप मुझे? नहीं दिया है तो ठीक ही तो किया है। अब रहा सवाल कि ये एवरेज प्रॉफिट है, आप मुझे बताओ, एवरेज वर्ड यहाँ लगा हुआ है, एवरेज से तो समझ जाते कि जितना लाइफ है 1-1 साल का होगा ये, हाँ या ना? यहाँ पे मिस्टेक किया है बहुत सारे स्टूडेंट ने, इसको सीधा 27,748 को मान लिया है 5 ईयर का क्या है हमारे लिए, डिविडेंड है। सॉल्यूशन कैसे आएगा आप देख लीजिए। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ का कन्फ्यूजन ज़रूर है कि ये जो डिविडेंड प्लान है, ये डिविडेंड प्लान जो है, ये डिविडेंड पे आउट प्लान है या डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान है। इस कंडीशन में हमारे पास अब 2 चॉइस है, या तो हम पे आउट अजम्पशन ले या फिर हम री इन्वेस्टमेंट अजम्पशन ले। लेकिन एक चीज़ हमेशा सोचिएगा कि ये क्वेश्चन जो है पुराने क्वेश्चन को मॉडिफाई किया गया है, यानी कि ये क्वेश्चन कोई एग्ज़ाम में ना पढ़ के गया हो ऐसा नहीं हो सकता है, और जिसने ये क्वेश्चन पढ़ के गया हो उनको ये भी याद होगा कि उस क्वेश्चन के अंदर डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान क्लियरली लिखा हुआ था। डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान था जो कि आपको यूनिट के बदले डिविडेंड के बदले यूनिट्स इशू किया गया था। तो 90% पॉसिबिलिटी है कि जब इसका सजेस्टेड आएंगे तो ICAI इसका री इन्वेस्टमेंट अजम्पशन के बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सबसे पहली बात। अब रहा सवाल, क्या पे आउट के बेसिस पे भी सॉल्व किया जा सकता था? हाँ, सॉल्व किया जा सकता था, लेकिन उसके बेसिस में और थोड़ा सा क्या हो जाएगा, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से वो डिफ़िकल्टी हो जाएगा उसके एडजस्टमेंट के लिए, क्योंकि जो चीज़ हमने पहले से किया हुआ है वो ज़्यादा आसान अजम्पशन है और उसमें श्योरिटी ज़्यादा है। समझ में आया? अब रहा सवाल कि आपके ये भी दिमाग में आ सकता है क्या किसी ने पे आउट रेशियो अज्यूम किया है? पे आउट का मतलब क्या हो गया कि आपने जितने पैसे लगाया है उसी पैसे पे जितना यूनिट्स आया होगा उसी यूनिट पे आपको ये क्या कहते हैं 12% का डिविडेंड दिया गया है। वही इनिशियल यूनिट्स पे ही आपको ये 10% का भी डिविडेंड दिया गया है, उसी इनिशियल यूनिट्स पे ही 15% का भी डिविडेंड दिया गया है। ये भी अजम्पशन ले सकते हैं। अब आप में से अगर कोई वो एजम्पशन के साथ क्वेश्चन को सॉल्व किया हो तभी तो मैं वेरीफाई करके बताऊं कि पे आउट वाले को मार्क्स मिला या नहीं मिला। अब रहा सवाल री इन्वेस्टमेंट वाले, तो ना तो री इन्वेस्टमेंट करके किसी बच्चे ने बढ़ाया जिसको मैं वेरीफाई कर पाऊँ, यानी कि मेरे इस पूरे 372, क्योंकि बाकी तो मैंने चेक अभी नहीं कर पाया 505 में से, ठीक है, वो भी 505 आंसर शीट जो भेजा है उसको सारे को अभी चेक नहीं कर पाऊँ, चेकिंग भी चल ही रहा है, ठीक है, कुछ अभी रिसेंट में ज़्यादा आ गया है तो वो भी, तो मैं कह सकता हूँ उसमें हो तो बात अलग है, अदरवाइज़ अभी तक नहीं मिला है जिसमें डिविडेंड पे आउट प्लान में किसी भी एक स्टूडेंट को फुल मार्क्स मिला हो, नहीं मिला है, ठीक है। आइए वापस, तो यही मैंने बोलने की कोशिश किया है कि देखो जी, आपको पे आउट प्लान लेना है या री इन्वेस्टमेंट प्लान लेना है। मैंने बोला है एज दिस क्वेश्चन इज मॉडिफाइड वर्जन ऑफ ओल्ड क्वेश्चन, इट इज़ बेटर टू टेक सेम अजम्पशन एज ओल्ड क्वेश्चन इफ़ यू रिमेंबर। अगर नहीं रिमेंबर तो कोई बात नहीं, गोइंग टू अज्यूम डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान। मैंने जो सॉल्यूशन दिया अपना री इन्वेस्टमेंट प्लान का, देखो कुछ बच्चे ने जो भी सॉल्व किया है टूटा फूटा भी सॉल्व करने की कोशिश किया है, जिसमें 1 मार्क्स 1.5 मार्क्स 2 मार्क्स दिया है, ऐसा नहीं कि नहीं दिया है, कुछ कुछ मार्क्स मिला है कुछ कुछ पॉइंट के लिए बच्चों को। एक तो सबसे पहले 5 ईयर से मल्टीप्लाई किया नहीं बच्चे ने, एक कॉमन मिस्टेक। दूसरा कॉमन मिस्टेक डिविडेंड निकाल दिया सीधा 9,20,000 पे, ये एक कॉमन मिस्टेक जो कि नहीं होना चाहिए था, ठीक है। और कॉमन मिस्टेक कुछ था क्या? नहीं, ज़्यादातर तो वहीं पे हमें मिला। चलिए अब मैं अपना सॉल्यूशन बता दूं कि मैंने कैसे सॉल्यूशन दिया। देखो हमने ये अज्यूम किया है कि ओपनिंग में हमारे पास 1 यूनिट था, ठीक है, और 1 यूनिट को अगर हमारा 10 रुपये का फेस वैल्यू होगा तो 1 रुपीज़ 20 पैसे का डिविडेंड मिलेगा टोटल। तो ये हमारे पास 48 का अगर उस दिन का NAV था तो इतना एडिशनल NAV मिलना चाहिए, तो हमारा टोटल NAV यूनिट्स जो हो जाता वो उस दिन का इतना होता। अब आगे बढ़ूँ तो अब देखिए ध्यान से, अगला जो डिविडेंड मिलेगी ना आपको 10% के, तो वो इस यूनिट पे मिलेगा। तो पर यूनिट का डिविडेंड कितना हुआ 10% का, तो 10 रुपये का फेस वैल्यू उसका 1%, तो ये कितना हो गया बताइए 1 रुपीज़ का डिविडेंड। 1 रुपीज़ का डिविडेंड अब कितने यूनिट्स पे मिलेंगे? इतने यूनिट्स पे, तो टोटल डिविडेंड आपका ये हो जाएगा 50 रुपये का उस दिन का NAV चल रहा था, तो आपका जो टोटल यूनिट्स बनेंगे एडिशनल ये इतना बनेगा, पहले वाले में ऐड कर दो, आपका जो यूनिट्स बन जाएंगे ना 31 मार्च को 1.0455 बन जाएगा। फिर देखोगे 31 मार्च को तो ये आपका इतना यूनिट्स था, अब
15% का डिविडेंड दिया जा रहा है जो कि फेस वैल्यू पे होंगे, तो वो 1.5 रुपीज़ होंगे। इसका अगर आप चेक करोगे तो टोटल डिविडेंड इतना होगा। उस दिन का NABA चल रहा था तो आपको इतना एडिशनल यूनिट्स दिए गए होंगे, यानी कि आपके पास एडिशनल यूनिट्स इतना बन जाता है। अब ध्यान से सुनिए, हमारे पास स्टार्टिंग में 1 यूनिट्स था, यहाँ पहुँचते पहुँचते 1.08035 यूनिट्स पहुँच गए। यहाँ का नंबर ऑफ़ यूनिट्स हमें मालूम है, कहाँ का, लास्ट डेट का। बोलोगे कैसे, ये तो हमने पहले निकाल दिया था। नंबर ऑफ़ यूनिट्स जो हमारे लास्ट डेट का था वो ये था 21,607। तो आप मुझे बताओ, यहाँ का एक यूनिट, यहाँ का 1.08, यहाँ का अगर 1 है तो यहाँ का अगर 21,607 यूनिट्स होता, 21,607 यूनिट्स अगर यहाँ का होता तो वहाँ का कितना होता है, यूनिटरी मेथड से निकाल सकते हैं। तो वही मैंने यूनिटरी मेथड से निकाला है, तो 20,000 यूनिट्स बनता है। यानी कि इस क्वेश्चन में ध्यान से रखिएगा, यहाँ का जो यूनिट्स था ना, जो खरीदा गया था वो 20,000 यूनिट्स खरीदा गया था 9,20,000 में। तो क्या यहाँ का आपका डिविडेंड प्लान के अंदर कितने का NAB होगा बताइए। तो वो जो मेरे हिसाब से, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, मेरे हिसाब से इसका जो आंसर होना चाहिए 46 का, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग फैकल्टी जो है शायद अलग अलग बोला जा रहा है। कुछ बच्चे ने बोला था कि सर यहाँ पे आंसर तो फैकल्टी वाइज डिफर करता है, मैंने नोटिस नहीं किया है किसी का। आप देख लीजिए, मेरा आंसर ये है, सजेस्टेड आएगा, मैच कर लीजिएगा, ठीक है। ये मुझे अप्रोप्रिएट लगता है, आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हो। देखो, हमें तो जब भी कोई चीज़ ना पता हो तो हम अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन, एजम्पशन के बाद सॉल्यूशन देते हैं। मेरे हिसाब से ICI का भी सॉल्यूशन यही आना चाहिए, नहीं आएगा तो फिर बाद में हम अगेन करेक्ट करेंगे, ठीक है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। इफ़ यू अज्यूम इट इज़ डिविडेंड पे आउट प्लान देन आवर आंसर विल डिफर। तो ये तो होना ही है, क्योंकि पे आउट रेशियो में जो होगा वो पूरा इनिशियल यूनिट्स पे सारे के सारे डिविडेंड जाएगा, तो री इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। बोनस प्लान का मार्क्स मिला है ऑलमोस्ट सबको, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, बोनस प्लान में कोई कन्फ्यूजन नहीं था, तो ऑलमोस्ट बहुत सारे बच्चे ने सॉल्व किया है। 50 रुपये का NAB है, इसमें मुझे ज़्यादा बहस करने की भी जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली मैंने वही सोल्यूशन यूज़ किया अब यहाँ पे भी, कि मैंने क्लोजिंग यूनिट्स हमारा कितना था, 30,000 का था। हमने स्टार्टिंग का 1 यूनिट्स अज्यूम किया है जिसमें इतना बोनस मिला है, तो टोटल इतना हो गए। फिर 1.25 पे इतना बोनस मिला है, तो ये 1.5 हो गए। तो आपका मार्क्स कितना, इश्यू प्राइस कितना हो गया, हमारा इश्यू प्राइस कितना हो जाता है, 50 रुपीज़ का। ओके जी, अब हम बढ़ते हैं। ये 3C तो हमारा क्या कहते हैं वो था थियरी, जिसमें हमने बोला कि इतने हमारा थियरी बुक में प्रेफर कीजिए, वहाँ पे मिल जाएंगे आपको। ये क्वेश्चन नंबर 4 ये भी बहुत अच्छा था। ये किसका है, ये है मर्जर एंड एक्विजिशन का। वैसे मैंने किसी बच्चे स्टूडेंट का रेफरेंस नहीं लिया है यहाँ पे, लेकिन मैं बता दूँ कि इस क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट ने बहुत सारे मिस्टेक किया है, बहुत मिस्टेक किया है। मैं सिंपली ये कह सकता हूँ कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा ही नहीं। अब क्वेश्चन तो आप लोग पढ़ते रहिए, चलिए हम रिक्वायरमेंट पे चलते हैं। ध्यान से सुनिए क्या बोल रहा है। नेटवर्थ भी नहीं सम याद है तो क्या फाइनल का स्टूडेंट, ये तो लॉजिक है, ये तो हार्ड डिस्क में सेव होना चाहिए आपका, है ना। नेटवर्थ क्या होता है, टोटल एसेट्स में से दो तरीके से निकाल लो। टोटल एसेट्स में से आप आउटसाइड लायबिलिटी माइनस कर दो, या आपका रिजर्व जो है और इक्विटी को ऐड कर दो, नेटवर्थ आ जाता है। देखो बहुत आसान था, कैसे बताइए मुझे आप। इसमें आपका नेटवर्थ दे रखा है पेड अप कैपिटल और रिजर्व, पेड अप कैपिटल रिजर्व पता है, यही तो आपका नेटवर्थ है, इसी में एडजस्टमेंट करना था। तो बोला गया था नेटवर्थ एडजस्टेड फॉर द करंट वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। खास करके ये किसके लिए निकाला जा रहा है याद रखना, इसमें नहीं हम बोल सकते इधर की अमाउंट होगी, क्योंकि जिसको हम खरीद रहे हैं उसके लिए कैलकुलेशन करना है। जिसको हम खरीद रहे हैं SBL का कैलकुलेशन करना है आपको, ठीक है। SBL का कैलकुलेशन करना है तो उसके नेटवर्थ में हम एडजस्टमेंट करेंगे। तो उसके नेटवर्थ कितना था बताओ, 785। तो बोला है कि नेटवर्थ एडजस्टेड फॉर करेंट वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। और क्वेश्चन में ऊपर दिया गया था कि करेंट प्राइस ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग आर रीवैल्यूड 3 ईयर अगो, 3 साल पहले रिवैल्यूएशन किया गया था, और इंक्रीज ऑफ 30% पर ईयर, क्लियरली लिखा है पर ईयर। तो आप मुझे बताइए, लैंड एंड बिल्डिंग का जो वैल्यू निकालोगे आप, ये जो लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू है आपका 190, तो 190 में 3 साल के लिए 30% बढ़ाओगे ना, तो 190 प्लस 30% प्लस 30% प्लस 30%, अरे इतना भी नहीं कैलकुलेशन करोगे, 417.43, ये तो नया वैल्यू हुआ। लेकिन आप 190 को कंसीडर करके नेटवर्थ ऑलरेडी निकाल चुके हो, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, जितना वैल्यू एडिशन हुआ है। तो वैल्यू एडिशन कितना हुआ है, -190, तो आपका 227.43 का न्यू एडिशन हुई ना। तो यही तो हमने किया है कि ये जो आपका एडिशन हुआ है 227.43। अब बच्चे लोगों ने मिस्टेक किया है, मेजर स्टूडेंट ने जो मिस्टेक किया है ये पावर 3 नहीं लिया। अरे पावर 3 क्यों नहीं लिया, हर साल बढ़ाओगे ना। मिस्टेक ये हुई आपका, सबसे पहले एक मेजर मिस्टेक ये था कुछ लोगों का,
कुछ स्टूडेंट ने जो मिस्टेक किया था नेटवर्थ लेने में, नेटवर्थ किसको लेता है, टोटल एसेट्स को नेटवर्थ लेता है। ध्यान से देखो, ये जो आपका टोटल एसेट्स था ना, मैक्सिमम स्टूडेंट ने ये 890 को नेटवर्थ लिए जा रहे, समझ ही नहीं आ रहे कहाँ से क्या लिए जा रहे हो आप लोग। ठीक है, चलो वापस आते हैं। एक मिस्टेक तो ये था। अब आइए क्वेश्चन पे आते दोबारा वापस। एडजस्टमेंट हो गई हमारा इसका। फिर कहता है एडजस्टमेंट था प्लस और ऐड करना है एस्टिमेटेड एवरेज पीएटी। एवरेज तो निकालने आता होगा, एवरेज पीएटी फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर, आने वाले 5 ईयर का एवरेज पीएटी लेना है आपको। सबसे पहली बात, आप छोड़ दो, सब कुछ भूल जाइए। क्या पीएटी आपको दिया गया था अभी का? सोच के देखो क्वेश्चन में आपको ऊपर में ही शायद ये पीएटी दे दिया गया था 250 का, कहीं पे ये रहा 250 का, क्योंकि आप एसबीएल का कैलकुलेशन कर रहे हो। 250 का पीएटी दिया गया था, कहता है नेक्स्ट 5 ईयर का एवरेज पीएटी ऐड करेंगे। भाई 1 साल का ही ऐड करोगे ना, तो आपको सिंपल काम क्या करना था बताइए। आपको यहाँ का पीएटी निकालो, यहाँ का पीएटी निकालो, यहाँ का पीएटी निकालो, यहाँ का पीएटी निकालो, पांचों को ऐड करो, 5 से डिवाइड करो, कितना सिंपल हो गई। लेकिन यहाँ कुछ बच्चे ने किसकी बेसिस पे कंफ्यूज किया, ये दिया गया फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर के बेसिस पे खूब कंफ्यूज किया। ठीक है, फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। सबसे पहली बात, फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर 15% पे 1 साल का क्या होगा पता है? फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर जो होता है वो होता है 1 + i⁻n। ठीक है, मैं अगर पहला साल की बात करूं तो ये होगा 1 + 0.15 का पावर 1। दूसरा साल की बात करूं तो ये जो वैल्यू होना चाहिए आपका 1 + 0.15 का पावर 2। तो देखो आप 1.15 मल्टीप्लाई इक्वल टू ये आना चाहिए आपका वैल्यू 1.3225। ये वैल्यू दिया गया इतना। कुछ बच्चे ने इसी को इंटरप्रेट नहीं कर पाए। क्यों नहीं इंटरप्रेट कर पाए? तो सिंपली आपका टाइम वैल्यू स्ट्रांग नहीं होगा। मैं सिंपली यही कह सकता हूँ, अगर टाइम वैल्यू किसी का स्ट्रांग हो, फैक्टर तक ना समझ आए, क्या कह बोलेंगे आप बताओ? आपको खुद ही एनालाइज करना है कि आपकी वीकनेस है। हमेशा इंस्टीट्यूट को ही दोष दे के कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, अज्यूम मानता हूँ कि ये नया क्वेश्चन था, तो आप बताओ ना, इतनी छोटी छोटी एडजस्टमेंट भी हम अगर नहीं कर पाएंगे तो फिर कैसे हम इतने रेपुटेड कोर्स में पास करने की बात करें? ये तो इंस्टीट्यूट की बड़प्पन है कि रिपीटेटिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हम लोग बहुत खुश रहते हैं और सोचते हैं कि प्रैक्टिस मैनुअल सॉल्व कर ले तो हमारा क्या हो जाएगा, काम बन जाएगा। और या तो फिर कुछ लोग ये सोचते हैं कि बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो काम बनेगा। बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने से भी काम नहीं चलना है। एक छोटा सा लॉजिक क्लियर हो। आप मुझे बताइए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 100 क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत है? मतलब ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं, वापस आइए। ये काम था। तो ये जो वैल्यू था ना, ये वैल्यू खास करके फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर नहीं था, ये था फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एन एन्युटी था। तो अब आपको या तो एन्युटी का मतलब पता होना चाहिए कि क्या होता है। ठीक है, एन्युटी का मतलब पता होता तो ये वैल्यू से सिर्फ आप 250 को मल्टीप्लाई करते ना, 250 को इससे मल्टीप्लाई करते आप सिर्फ, तो 5 साल का जो ये वैल्यू हमने बताया ना आपको कि सबको निकाल लीजिए, और इन सबको जो सम करके जो वैल्यू आता ना यहाँ का वैल्यू, मतलब सबका सम करके वैल्यू जो आता है ना, वो आपका इससे मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। लेकिन मैंने बोला कि चलो आपको समझ नहीं आता है तो आप सिंपल ऐसे सॉल्व करके दीजिए ना। ये देखो, हर साल का हमने क्या कर लिया, ऐड कर दिया 5 ईयर तक का, डिवाइड बाई 5 कर दिया। अब कुछ बच्चे ने क्या किया, इसको सीधा मल्टीप्लाई किया और 5 से डिवाइड ही नहीं किया। आप मुझे बताओ, 250 को इस फैक्टर से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो इस फैक्टर से, तो इसके बाद आपने किया क्या? ये जो 250 को इसको मल्टीप्लाई करके निकाला है तो ये वैल्यू आया क्या? कुछ लोगों को तो यही नहीं पता कि आया क्या, बस सॉल्व किए जा रहे। जब लॉजिक नहीं क्लियर हो रहा है तो क्वेश्चन क्यों सॉल्व करके वहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हो? मार्क्स तो वैसे भी नहीं देगा इंस्टीट्यूट। चलो आगे बढ़ते। तो हमने क्या किया है, वो एवरेज निकाल के, और ये जो आपका 387 आया है उसको हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है। अब लोगों का कुछ दिमाग में आएगा कि दिए हुए वैल्यू को तो इग्नोर नहीं करना था, है ना। अब दिए हुए वैल्यू को तो इग्नोर नहीं करना था, ये बात तो मैं भी मानता हूँ, लेकिन आपको दिए हुए वैल्यू समझ भी तो नहीं आ रहे। अब आइए वापस, अगर दिए हुए वैल्यू समझ आता है तो देखिए कैसे सॉल्व होगी ये। आप 250 को इससे मल्टीप्लाई करिए, देखिए कितने का डिफरेंस आ रहा है, उसी सब का सम आएगा। जो हमने यहाँ पे 5 को सम किया है ना, ये जो 5 का हमने सम किया हुआ है, ये 5 के सम किए हुए वैल्यू से आया हुआ है। ठीक है, ये वाले, ये 5 के सम किए हुए वैल्यू से आया है। ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई कीजिए 250 को। 250 मल्टीप्लाई बाय 7.7537, देखिए आप वैल्यू कितना रहा है, 1938.425।
ठीक है 1938, ये वाले जो वैल्यू आया ना जो मेरे कैलकुलेटर पे आ रही है इसका सम 1938.425, ये कहाँ से आया मेरा पीवी फैक्टर को यूज़ करके डिवाइडेड बाई किया मैंने 5, तो ये जो मेरे कैलकुलेटर पे आ रहे 3.8768, ठीक है। तो आप मुझे बताइए क्या यही वैल्यू आ गया? अगर आपको लगता है, ये तो मैंने सिर्फ आपको समझने के लिए से सॉल्व किया है, लेकिन अगर किसी का टाइम वैल्यू स्ट्रांग है तो ये सीधा ये निकाल सकते हो उसके फैक्टर को यूज़ करके, तो बाद में ठीक है ये आपने समझ लिया, फिर आप बाद में क्या करो एग्जाम में पता है जब आपको समझ आ गई कह रहे हाँ यही तो बात है, तो अगर ऐसा लगता है कि पी फैक्टर वाले पे रिस्क है तो रिस्क मत लो। कैसे करना बताओ? 250 मल्टीप्लाई बाय जो फैक्टर दिया है वो और उसको डिवाइड बाय 5 करके आप वैल्यू निकाल लो, यही वैल्यू आ जाएगा आपका। अब तो कोई रिस्क नहीं बचा, आप देख लीजिएगा। तो पहले लॉजिक के बेसिस पे कैलकुलेट कर लो और फिर टेबल वैल्यू यूज़ करके मैच करा लो और आप टेबल वैल्यू वाले कैलकुलेशन दे दो, इससे भी तो रिस्क फ्री हो सकते हैं हम लोग। ये तो मैंने बस आपको देखो टेक्निक बता दिया। देखो मेरा काम है गाइड करना, ठीक है, अल्टीमेटली चलना ना चलना आपका काम है, शेयर प्राइस हमारा आ जाता है इस वाले केस में, ठीक है। दूसरा था डिविडेंड ग्रोथ फार्मूला पे। डिविडेंड ग्रोथ फार्मूला में भी यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा दिक्कत ये है कि ये जो आपने 10 रुपये का डिविडेंड माना है वो क्या है, D0 है या D1 है? क्योंकि अगर हमने यहाँ पे D0 अज्यूम किया है, कुछ लोग D1 भी अज्यूम कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में लैंग्वेज क्लियर नहीं है, सीधा PL अकाउंट दे दिया है और 250 दे दिया, वहाँ पे आपको डिविडेंड दे दिया गया है। तो हमने ये मान के हमने अज्यूम किया है कि आज का आपने PL दिया है तो ये आज का डिविडेंड होगा, इसीलिए हमने D0 अज्यूम किया, इसका लॉजिक ले लेके, ठीक है। बाकी कुछ क्योंकि यही मैंने बोला है इन एब्सेंस ऑफ क्लैरिफिकेशन ऑन रिक्वायर्ड रिटर्न वी आर गोइंग टू यूज एग्जिस्टिंग रिक्वायर्ड रिटर्न ऑफ SBL। एक और भी बात होता है जब रिक्वायर्ड रिटर्न हम यूज़ करते हैं वैल्यूएशन के लिए, तो जिस कंपनी को हम खरीदते हैं वो कंट्रोल किसके साथ किया जाएगा, कंट्रोल होगा किसमें, अब खरीदने वाले कंपनी का। तो क्या होता है टारगेट कंपनी जब परचेजिंग कंपनी के अंदर कंट्रोल में जाते हैं तो जो मैनेजमेंट कंट्रोल करता है तो रिस्क उस मैनेजमेंट का हो जाता है। इसीलिए हमने मर्जर में हमेशा आपको बताया है कि परचेजिंग कंपनी का जो रिस्क फैक्टर है वो आफ्टर मर्जर प्रिवेल करता है। इसीलिए ज़्यादा लॉजिकल ये रहता है कि हम जो कंपनी परचेज कर रहा है उसके रिस्क फैक्टर को यूज़ करके हमारे को डिस्काउंटेड लेना चाहिए। लेकिन इस क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से हमने ये अज्यूम किया है कि जिस कंपनी को खरीदा जा रहा है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन उसका अवेलेबल है टारगेट कंपनी का, तो टारगेट कंपनी के ही जो एग्जिस्टिंग ग्रोथ है 15% का, याद रखिएगा। एग्जिस्टिंग ग्रोथ से यूज करके एग्जिस्टिंग प्राइस भी अवेलेबल है, सुनेंगे, एग्जिस्टिंग प्राइस भी अवेलेबल है, एग्जिस्टिंग का ग्रोथ रेट भी अवेलेबल है, तो मैंने एग्जिस्टिंग का रिक्वायर्ड रिटर्न निकाल दिया, ठीक है। केई जिसको बोलते हो आप लोग, केई बोलते हो, मैं रिक्वायर्ड रिटर्न बोलता हूँ रिस्क फैक्टर वाले। तो वो केई को यूज करके अब जब परचेजिंग कंपनी के कंट्रोल में जब जाएंगे टारगेट कंपनी, तो उसका जो ग्रोथ आएगा वो ग्रोथ होगा आपका कितने परसेंट का, 18% का। तो 18% के ग्रोथ पे हमने क्या करा, नया प्राइस निकाला और उसके बेसिस पे हमने उस प्राइस का प्रीमियम निकाला है। समझ में आ गया? डिस्क्लेमर यह है कि हो सकता है ICI ये वाले रिक्वायर्ड रिटर्न को यूज ना करे, समझ में आ गई बात, हो सकता है ये ना यूज करे, लेकिन हमारे को अप्रोप्रिएट यही लगता है इसीलिए हमने इसको यूज किया। क्योंकि आप परचेजिंग कंपनी का भी रिक्वायर्ड रिटर्न इस क्वेश्चन में निकाल सकते हो, इस क्वेश्चन में परचेजिंग कंपनी का भी रिक्वायर्ड रिटर्न निकाल सकते हो क्योंकि उसका डेटा हमारे सामने अवेलेबल है। देखो कैसे, क्या इसका भी मार्केट प्राइस अवेलेबल है एग्जिस्टिंग, हाँ अवेलेबल है, देखो आप ध्यान से, इसका भी मार्केट प्राइस अवेलेबल है, इसका भी ग्रोथ अवेलेबल था, क्वेश्चन के अंदर दिया था ना, नीचे मैंने अभी लिखा तो था, इधर ये रहा ना, इसका भी ग्रोथ अवेलेबल था, देखो ध्यान से, है ना, और इसका भी ग्रोथ अवेलेबल था, ठीक है। अब ग्रोथ तो सेम था लेकिन प्राइस तो अलग थी ना, क्योंकि इसकी प्राइस देखिए आप, इसकी प्राइस था 52, तो मैं अगर इस 52 का लेके उसके डिविडेंड के साथ, इसके जो डिविडेंड है इसका डिविडेंड, इसके प्राइस और इसके अगर ग्रोथ यूज करूँ तो इसका के आ जाएगा जो कि हमारा रिक्वायर्ड रिटर्न बनेगा। तो इसका रिक्वायर्ड रिटर्न, क्योंकि जब परचेजिंग कंपनी ये वेंडर कंपनी इसके में जाएंगे तो कंट्रोल करने वाले ICL होगा, तो हो सकता है इसका वैल्यूएशन इस पे किया जाए, ठीक है, ये मैं अज्यूम करता हूँ। लेकिन यहाँ क्या है कि SVL का ही प्रीमियम निकालना है कि इसका प्राइस पे कितना प्रीमियम देना चाहिए। तो क्योंकि देखो ना ये रिक्वायरमेंट जो है, मैं ये अज्यूम करता हूँ क्वेश्चन आपका पढ़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया कि प्रीमियम निकालना है कि कितना ज़्यादा होता है, तो हमने कोशिश किया है कि इस क्वेश्चन के अंदर इन्फॉर्मेशन ऐसे दिया है कि हम इंडिविजुअली जब रन करते हैं तो हम 15% का ग्रोथ जनरेट करते हैं, और जब हम इसके कंट्रोल में जाएंगे तो हम 18% का ग्रोथ जनरेट करेंगे। तो कोशिश किया है कि इसी के इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके, ठीक है, और इसी का प्राइस निकाले और हमने प्रीमियम ले। समझ में आ गई बात? ये मेरा ओपिनियन है, ये मेरा सोल्यूशन है, ठीक है। बाकी हम लोग इंतजार करते हैं कि ICI कैसे सोचता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट में
बोला है, प्रीमियम पर शेयर इज लोअर अंडर डिविडेंड ग्रोथ प्लान, क्योंकि परचेजिंग पॉइंट किसके नज़रिए से आप सोच रहे हो, देखो ध्यान से, तो जिसके नज़रिए से सोच रहे हो उसके नज़रिए से आपको डिसीजन देना है। ICL विल पुश फॉरवर्ड विच मेथड, ICL ये परचेजिंग है, तो परचेजिंग कंपनी हमेशा कम पे करना चाहेगा, तो आप देख लीजिए कौन सी मेथड उसके लिए बेनिफिशियल होगा, जिसमें प्रीमियम क्या होगा बताइए, कम होगा, इसीलिए हमने उसको कंसीडर किया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 का भी ये आर्बिट्रेज का क्वेश्चन था, बहुत आसान, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं था, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम था ही नहीं, बहुत सिंपल वाले सिंगल कोट में है। बस हाँ, यहाँ पे कुछ लोगों को एक्सचेंज रेट अगर इंटरप्रेट करने में दिक्कत हुई हो तो बात अलग है। देखिए ISO कोड में दिया है, पहला इंटरप्रिटेशन हमें क्या लेना है, फर्स्ट करेंसी जो है हमारा यूनिट पर यूनिट में, यानी कि 1 यूरो इज इक्वल टू डॉलर समथिंग, और देखिए स्ट्रेंथ वाइज भी करेक्ट आ जाता है। ठीक है, तो आपको याद होगा मैंने पहले ही बता रखा था कि जब भी ISO कोड में हो तो पहला इंटरप्रिटेशन आप क्या लीजिए, फर्स्ट करेंसी के साथ 1 लगाइए, फिर स्ट्रेंथ चेक करिए। अगर स्ट्रेंथ गलत होने लगेगा तो फिर हम सोचेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या ऐसा तो नहीं कि डॉलर यूरो पाउंड CHF के बीच में का रेट है, क्योंकि डॉलर यूरो पाउंड CHF में क्या है, टाइम टू टाइम स्ट्रेंथ बदलते रहते हैं। अभी क्या है, पाउंड स्ट्रांगर है, आज से 10 साल पहले जो है हमारा यूरो स्ट्रांगर हुआ करते थे। ठीक है, आज अभी देखोगे तो आपका क्या कहते हैं, अभी आपका क्या कहते हैं, डॉलर CHF स्ट्रांगर होगा, कुछ दिन पहले जो हमारा है डॉलर स्ट्रांगर था, तो इसमें अप डाउन जो होते हैं वो होते रहते। तो इन चारों के बीच में स्ट्रेंथ को इग्नोर करने को बोला था मैंने कि अगर मिले तो, अदरवाइज बाकी जगहों पे स्ट्रेंथ को ध्यान रख के ही तब आपको क्या करना है, एक्सचेंज रेट डिसाइड करना है। वैसे यहाँ पे देखिए स्ट्रेंथ वाइज हमारा बिल्कुल करेक्ट रेट चल रहा है, तो इसका रेट जो इंटरप्रिटेशन होगा यही होगा, और सब बच्चे ने सही भी लिया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट ने सही लिया है। एक स्टूडेंट का कहानी बताता हूँ, उसने डबल मिस्टेक किया है, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या होता है, हम लोगों ने जो सॉल्व किया है कैसे किया है, देखिए ये दोनों रेट सेम है, तो ये इक्वल टू ये, तो ये बन जाता है ये इक्वल टू ये, तो इसके बेसिस पे ये इज इक्वल टू ये, यहाँ से एक क्रॉस रेट आ गई हमारा, ये देखिए यहाँ से हमने एक क्रॉस रेट निकाल लिए, तो एक रेट बनता है ये। ठीक है, कंपैरिजन कर लिया ताकि हमारे को रेट पता चल जाए कि एक मार्केट में ये रेट है, एक मार्केट में ये रेट है, कंपैरिजन करते हैं, जहाँ पे महंगा है वहाँ बेचते हैं, जहाँ सस्ता है वहाँ खरीदते हैं। तो हमारा जो रेट डिसाइड होता है, पहले जाना होता है A डीलर के पास, फिर जाना होता है B डीलर के पास, फिर जाना होता है हमारे लिए C डीलर के पास। ठीक है, एक स्टूडेंट ने क्या मिस्टेक किया, ध्यान से सुनिएगा, C से B में गया है वो, यानी कि रूट उल्टा कर दिया, तो उल्टा रूट में तो लॉस होगा, लेकिन उसका लॉस इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जहाँ पे उसको एक्सचेंज रेट से डिवाइड करना था वहाँ पे उसने मल्टीप्लाई किया। जैसे ये देखो, ये हमारा डिवाइड हो रहा है ना जहाँ पे, अब ये डिवाइड ना होकर उसने क्या किया, इससे मल्टीप्लाई करा है, तो डबल मिस्टेक किया उन्होंने। क्या मिस्टेक किया बताइए, एक तो उसने रूट गलत किया, दूसरा जहाँ डिवाइड होना चाहिए था वहाँ मल्टीप्लाई किया, जिसकी वजह से उनका आंसर सही आ गया। आंसर कैसे सही आ गया, देखो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 49.98, है ना, ये देखिए आपको मिल जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट का, ये देखो यहाँ है 49.98, आंसर सही है, इसको 100% मार्क्स मिले। ये देखिए कहाँ गए, ये रहा, देखो 4 मार्क्स इसको यहाँ पे मिला हुआ है। ठीक है, वैसे ये क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का ही था शायद, ये देखो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, पूरे 4 मार्क्स मिले। क्या मिस्टेक किया, ध्यान से देखो, डॉलर को कन्वर्ट किया है पाउंड में, पहला स्टेप, और देखो डॉलर को इस रेट से मल्टीप्लाई किया है। सोचना, डॉलर 10,000 है, पाउंड 12,000 आ गए, डॉलर 10,000 पाउंड 12,000, जबकि पाउंड स्ट्रांगर है। कैसे देखो आप यहाँ पे रेट में, यहाँ पे अगर रेट चेक करने जाते हो तो ये देखो सी को यूज़ किया है, डॉलर 1.2 है तो पाउंड 1 है, मतलब डॉलर ज़्यादा पाउंड का क्वांटिटी कम, तो डॉलर अगर 10,000 होगा तो पाउंड तो कम होगा ना, तो कम कितना होगा, 10,000 डिवाइडेड बाय 1.2752 होगा ना, लेकिन उस स्टूडेंट ने क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। दिखा आपको कुछ, तो यही होता है, यही होता है, बहुत बार एग्जामिनर क्या करते हैं, सीधा ये देखा, अरे हाँ ठीक है, तो ऊपर ठीक ही होगा ये मान लेते और आंसर दे देते। ठीक है, अब ये 4 मार्क्स देना है, सब में बिना दिमाग लगाए 1 1 1 1 पुट कर दिया तो अपने आप को काउंट होकर 4 आ जाएगी, बेनिफिट डॉट मिल गई तो हो गई। इस स्टूडेंट को आप मुझे बताओ प्लस मार्क्स मिला, एडिशनल मिला, गलत सॉल्यूशन को भी मार्क्स मिला। ऐसा नहीं है कि सही को ही 0 किया जाता है, गलत को भी बढ़ा के दिया जाता है। ठीक है जी, ओके आगे बढ़ते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4 का भी बहुत आसान, मैक्सिमम बच्चों का करेक्ट हुआ था, मैक्सिमम बच्चों को सही मार्क्स भी मिला था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बी में, 5 के ए में, ये भी फॉरेन एक्सचेंज का क्वेश्चन। ठीक है जी, फॉरेन एक्सचेंज का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पुराना ही था, पुराना ही क्वेश्चन था, बट थोड़ा सा ये टेबुलर फॉर्मेट में दे दिया था। पहले वाले ये पुराना ही वाले है ना, ये जिसमें स्टॉक लेंडिंग, हाँ ठीक है। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया था आपका, आई थिंक कब का अटेम्प्ट में था,
2008 में समथिंग में पूछा गया था एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए इसमें आते हैं, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ मिस्टेक क्या किया बच्चे लोगों ने, सॉल्व तो किया है, मैक्सिमम लोगों ने सॉल्व किया है, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ मिस्टेक क्या क्या किया बताता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन में क्लियरली बोला गया है, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि ही हैज़ रेज 400 बिलियन, हाफ ऑफ द अमाउंट विल बी रिक्वायर्ड आफ्टर 6 मंथ टाइम। ये क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा है बच्चों ने। मैक्सिमम बच्चों ने जो मिस्टेक किया है वो 200 ना लेके उसने पूरा 400 लिया गया है, एक मिस्टेक यहाँ हुआ है। दूसरा, डिस्काउंट जो था इनिशियल इन्वेस्टमेंट पे कुछ, वो आपको माइनस करना था, बहुत सारे बच्चों ने वहाँ पे क्या किया था, ऐड किया था, ये कि मेजर जो क्या था इसमें मिस्टेक्स हुआ था। वैसे क्वेश्चन बहुत आसान है, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ बहस करने की ज़रूरत है। सिंपल सी बात यह है कि हम कहीं पे जाके आज इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, तो आज के जो एक्सचेंज रेट होगी हमारा वो अप्लाई हो जाएगा। आज जब हम जाएंगे तो वहाँ पे हमें क्या मिलेगा बताइए एक तो हमें डिविडेंड मिलेगा, ठीक है, और फिर बोलते हैं कि जो हमारे पास स्टॉक रहेगा उस स्टॉक को लेंड करके एक और हमारे पास एडिशनल इनकम आ जाएगी, ठीक है, और कुछ डिस्काउंट होगा, जो हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगाया था ना उस पर डिस्काउंट हुआ है, मतलब वो वैल्यू हमारा डिक्रीज हुआ है, तो उससे हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। जो लास्ट में होगा उस अमाउंट को हमें कैलकुलेट करना है अपने करेंसी में, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन करने के बाद वैल्यू एट 6 मंथ एंड इतना आएगा, उसको आपको कन्वर्ट कर देना है कौन सी रेट पे, जो उस दिन का रेट है हमारा, जिससे अमाउंट आपका 220.7692 बिलियन आएगा। अब ये जो सेकंड ऑप्शन था ना, सेकंड ऑप्शन था आपका ट्रेजरी बिल का, ठीक है, तो ट्रेजरी बिल में बस बोला है कि 5% से हमारा क्या होगा, इसमें इंटरेस्ट मिलेगी, बाकी कुछ इन्फॉर्मेशन है नहीं। तो जाके हम वहाँ पे ट्रेजरी बिल में पैसे लगाएंगे और 6 महीने के बाद हम लोग उसको लेके आएंगे। 2 रेट दिया गया है, दोनों रेट से कन्वर्ट करेंगे तो हमारा अमाउंट कितना आ जाएगा, 2.87। जब रेट कन्वर्ट करेंगे तो उससे अमाउंट आएगा 220.7692। ध्यान से देखो, यहाँ पर भी 220.7692, यहाँ पर भी 220.7692, ठीक है। कुछ बच्चों ने जो यहाँ पे सजेशन दिया है, सजेशन सीधा बोला है कि दोनों सिमिलर है, इनडिफरेंस है, जिसकी वजह से उसको मार्क्स नहीं मिला है। क्यों? क्योंकि दोनों में आपका सेम है, कहते हैं दोनों में से कोई भी एक ले लो, तो नो डिफरेंस नो मार्क्स। जिसने भी बोला है कि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है उन सबको मार्क्स नहीं मिला है। तो यहाँ है, क्योंकि है क्या, देखो आप, रिटर्न तो दोनों में सेम है, लेकिन एक ट्रेजरी बिल है, एक स्टॉक मार्केट है। तो सोचो, जब आपको रिटर्न सेम मिलेगा और एक फिक्स डिपॉजिट भी देता है आपको 10% का रिटर्न और स्टॉक मार्केट भी देता है 10% का रिटर्न, तो आप मुझे बताइए फिक्स डिपॉजिट को प्रीफर करना चाहिए ना, क्योंकि नो रिस्क है। समझ में आ गई बात? तो आपको जो नो रिस्क वाले प्रपोजल 2 है ना, उसको आपको सजेशन में देना था। इस सजेशन पे बहुत सारे स्टूडेंट को मार्क्स कट हुआ है। समझ में आ गई बात? वैसे इस क्वेश्चन को मैक्सिमम बच्चों ने सॉल्व किया है, तो चलो ये पॉइंट जो था हमारे एक अच्छी बात थी। क्वेश्चन नंबर 5B पे हम अगर आ जाए तो ये है हमारा कौन सी, हाँ वही क्वेश्चन हो गए जो कि शार्प रेशियो टेनर रेशियो वाले। समझ में आया बात? शार्प रेशियो टेनर रेशियो, इसमें तो कुछ ज़्यादा बहस करने की ज़रूरत ही नहीं। कॉमन मिस्टेक में पहले ही बता चुका था। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को कुछ बच्चों ने आर अज्यूम करके सॉल्व किया था, बिल्कुल नहीं, उसको आपको स्टैंडर्ड डेविएशन लेना था और आपको बीटा कैलकुलेट करना था। कुछ लोगों ने तो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन को ही बीटा अज्यूम करके सॉल्व कर दिया था। अब आइए, कुछ लोगों ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग लगाया, फिर 9% को आधा करके 4.5% कर दिए, क्योंकि आंसर क्या आने लग गए, माइनस। देखिए, माइनस आंसर से कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं था। आपको अगर लग रहा था कि हमें पता है शार्प रेशियो टेनर रेशियो, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर करके देते। देखिए, मैं आपके सामने 2-4 एग्जाम्पल के लिए लेके आया होऊंगा, कुछ कुछ रख लिया होगा। ये देखो 4-4 5-5 पेपर है, ये देख लीजिए आप, ध्यान से देखो। यहाँ पे इसने 4.5% लिया है, ध्यान से देखो, ये पॉजिटिव बना दिया, मार्क्स नहीं दिया गया, पूरे मार्क्स कट हो गए। देख रहे हो आप, पूरे मार्क्स कट है, लेकिन रैंकिंग किया हुआ था उसने, तो रैंकिंग बोलता है कि ठीक है, रैंकिंग सही है। वैसे मेरा ओपिनियन ये है कि जब आपका शार्प रेशियो टेनर रेशियो निगेटिव आ जाए तो हमें पैसे लगाना ही नहीं चाहिए, रैंकिंग तो दूर दूर तक बात नहीं आती है। रिटर्न ऑफ म्यूचुअल फंड माइनस रिटर्न रिस्क फ्री, अगर रिटर्न रिस्क फ्री से कम रिटर्न मुझे अगर म्यूचुअल फंड दे रहा है तभी निगेटिव जाएगा। जब निगेटिव है तो हम जाके रिस्क फ्री में पैसे ना लगाए कि हम म्यूचुअल फंड में पैसे लगाए। इसीलिए मेरा मानना है कि निगेटिव में कोई रैंकिंग नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ कुछ बच्चे ने सब कुछ गलत किया, लेकिन रैंकिंग दे दिया है तो उसको भी मार्क्स दे दिया है। यानी कि उम्मीद करता हूँ कि ICAI का जब सजेस्टेड आएगा तो इसको भी वो रैंक करेगा। तो मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, मेरा सॉल्यूशन हो सकता है ICAI यहाँ पे मैच नहीं हुआ, क्योंकि मैंने सीधा बोला है एज शार्प रेशियो ऑफ ऑल फंड्स आर नेगेटिव रैंकिंग कांट बी डन। रैंकिंग की तो मतलब ही नहीं बनता है, रैंकिंग तो वहाँ किया जाता है कि हम किस में पैसे लगाएं। इस स्टूडेंट ने भी ये रहा 4.5% 55 करके यूज सॉल्व किया है, उनको भी मार्क्स नहीं दिया है। ठीक है जी,
ये देखो इस स्टूडेंट ने तो सीधा बीटा वे कैलकुलेशन करने के लिए कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन को आर अज्यूम कर लिया, मार्क्स नहीं दिया है। 4.5% अज्यूम करके सॉल्व किया, मार्क्स नहीं दिया है। 4.5% सॉल्व करके मार्क्स सॉल्व किया है, अज्यूम नहीं दिया मार्क्स। ठीक है, तो अब हम कह सकते हैं कि जो वैल्यू दिया गया है उसको अप्रोप्रिएट लेके आप सॉल्यूशन कीजिए। ठीक है, इससे ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत आपको नहीं है। 5C आपके लिए क्या हो गया, ये थियरी हो गई। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 का ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन था। मैक्सिमम बच्चे ने मिस्टेक किया, सब ने मिस्टेक क्या किया है, यहाँ पे क्वेश्चन को नहीं समझ पाए। ध्यान से पढ़िएगा क्या था, मुझे नहीं मालूम कि क्यों नहीं पढ़ पाए। द ग्रोथ विल डिक्लाइन लीनियरली टू 16% पर एनम आफ्टर फर्स्ट 4 ईयर्स। ध्यान से देखो, फर्स्ट 4 ईयर का ग्रोथ आपको कितना दिया था, देखो आप, डिविडेंड फॉर नेक्स्ट 4 ईयर एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 20% फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर। आप सोचो नेक्स्ट 4 ईयर के लिए हमारा ये नेक्स्ट 4 ईयर के लिए 20% ग्रो करेगा बोला है, और फिर उसके बाद बोल रहा है कि इट विल डिक्लाइन लीनियरली टू 16%, मतलब 20 से 16 जाएगा लीनियरली, मतलब सिमिलर वैल्यू से, एक नाच से स्ट्रेट लाइन बेसिस पे डिक्रीज करेगा, कहाँ तक, 16 तक। देयर आफ्टर इट विल बी स्टेबलाइज एट 16। तो इसका मतलब पहले 4 ईयर 20 से 16 तक आपका लीनियरली डिक्रीज किया, और उसके बाद 16 पे स्टेबलाइज हो जाएगा। अरे एक बार डालते तो आप टाइमलाइन पे, आप लोगों की तो दिक्कत क्या है पता है, टाइमलाइन पता नहीं, जैसे लगता है कि हमने क्या कर लिया है। एक टाइमलाइन डालते, एक बार डिक्रीज करके चेक करते, एक बार लीनियरली डिक्रीज करके चेक तो करते कि 19 जाता है, 18, 16 यहाँ से स्टेबलाइज हो जाएगा। ध्यान से देखो कौन सी ईयर से जाके स्टेबलाइज हुआ, 8th ईयर से जाके आपका क्या हो चुका है, ये स्टेबलाइज हुआ है। तो आप मुझे बताइए 8th ईयर तक का देखो ना आप, यहाँ पे पीवी फैक्टर भी दिया है, इनडायरेक्ट ये भी हिंट दे रहा था कि हाँ आपको कहाँ तक जाना पड़ेगा, 7th ईयर तक, यानी कि 8th ईयर बाद के कैश फ्लो को 7th ईयर पे लाना है ना। यहाँ से भी आपको क्या होता है, हिंट मिल रहा था, तो ये करते तो शायद मिस्टेक नहीं होता। मैक्सिमम बच्चे ने इस क्वेश्चन को सॉल्व तो किया है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन तो पुराना बहुत सारे था, बहुत सारे स्टूडेंट ने, आपने पहले बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किया है। इसमें बस एक लाइन नया थोड़ा सा आ गया था कि लीनियरली डिक्रीज कर दिया, जो कि बच्चे इतना भी इंटरप्रेट नहीं कर पाए। अब मैं क्या बोलूँ, हो सकता है इसलिए इंटरप्रेट नहीं कर पाए कि बहुत सारे क्वेश्चन में मॉडिफिकेशन था, पहले से ही माइंड में स्ट्रेस हो चुका था, जल्दी जल्दी के चक्कर में इंटरप्रिटेशन नहीं हुआ, ये होता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि कूल होकर सॉल्व करो ना। अरे 3-4 नया क्वेश्चन आ भी जाएगा, और तब भी कूल होकर सॉल्व करोगे ना, 70, 75, 80 मार्क्स आराम से सॉल्व करोगे। ऐसा नहीं कि स्टूडेंट ने सॉल्व नहीं किया है। ठीक है, मैं चेक कर तो रहा हूँ, ऑलमोस्ट हर इस क्या कहते हैं क्वेश्चन को टच किया है स्टूडेंट ने। कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक, कहीं पे इंटरप्रिटेशन मिस्टेक, कहीं पे कुछ मिस्टेक। आप पूरे क्वेश्चन सॉल्व ना करके 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन छोड़ भी देते ना, और जितना सॉल्व किया उसी को अगर प्रॉपरली सॉल्व करते तो पूरे के पूरे मार्क्स मिलते आपको। अब मैं क्या बोलूँ इसमें, चलो वापस आते। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट ने डिविडेंड कैलकुलेशन किया है, उसका भी मार्क्स दे दिया है। जैसे हुआ क्या है कि आपने डिविडेंड निकाल दिया कुछ सालों का, बाद में आप कैलकुलेशन नहीं कर पाए, उनको भी कुछ मार्क्स दिया है। और एक हमारे स्टूडेंट है जिसका नाम है रमीज राजा। तो रमीज राजा, उन्होंने मुझे जो सॉल्यूशन भेजा है, उनके सॉल्यूशन जब मैंने चेक किया है, उन्होंने पूरा सर्टिफाइड कॉपी मुझे नहीं भेजा था, मुझे सिर्फ उन्होंने अपना ये व्हाट्सएप पे किया था, क्योंकि मेरे स्टूडेंट के तो मेरे नंबर ऑलरेडी अवेलेबल है, तो उन्होंने मुझे व्हाट्सएप करा था। उनका ये सॉल्यूशन 100% करेक्ट है, लेकिन उनको मार्क्स जो दिया है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का A 0 मार्क्स दिया है। समझ में आ गई बात। इनका थोड़ा सा आपको लग रहा होगा क्लैरिटी ज़्यादा है, तो हो सकता है इनको थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज ज़्यादा हो, उन्होंने अच्छे तरीके से बढ़िया रिजोल्यूशन में सेव किया हो, उसकी वजह से इनका रिजोल्यूशन बढ़िया आ रहा है। मैं कैसे बता दूँ आपको, ये देखिए इनका भी आंसर कितने आ रहे हैं। बस आप ज़्यादा इसको मत देखो, इन्होंने थोड़ा टेढ़ा करके बनाया, इसीलिए शायद एग्जामिनर को समझ नहीं आ गया, इसीलिए थोड़ा सा क्या कर दिया, मार्क्स कट कर लिया, या इनका हम कह सकते हैं लक ख़राब था जिसकी वजह से मार्क्स नहीं मिला, अदरवाइज इसको 100% मार्क्स मिलनी चाहिए थी। हाँ, इसके क्या थोड़ा सा एक्सेप्शनल दिखा होगा एग्जामिनर जिसने मार्क्स नहीं दिया होगा। जैसे अपेरेंटली जब मुझे भी देखा तो मुझे भी इसका सॉल्यूशन एक्सेप्शनल दिखा, बाद में जब माइन्यूटली एक एक करके देखा तब पता चला नहीं कि नहीं, इसका सॉल्यूशन जो है वो सही है। तो यही चीज़ मैं बार बार कहता हूँ कि एक्सेप्शनल सॉल्यूशन अगर कभी देते हो ना, तो करेक्ट होने के बावजूद भी क्या हो जाता है, मार्क्स आपका कट हो जाता है। इस स्टूडेंट ने एक्सेप्शनल कैसे बना, मैं आपको ये बता देता हूँ अभी। इनका बस आप आंसर देख लीजिए, इसका जो इंट्रिंसिक वैल्यू आया है 115.19, और जो इसका करेक्ट सॉल्यूशन जो आना चाहिए 114.94,
है ना। तो ये आता है 114.94 माइनस 115.19। इनके जो आंसर है सिर्फ 25 पैसे से ज़्यादा है। ये 25 पैसा क्यों ज़्यादा आया है मैं ये भी बता दूं आपको, क्योंकि इसके जो D8 है ना 13.18 लिया है इसने, D8 को 13.18 लिया है, जबकि हमारा जो D8 आता है ना 13.173 आता है। चाहे आप कैसे भी राउंडिंग ऑफ करते 13.18 नहीं आता। तो ये जो छोटा सा डिविडेंड ज़्यादा ले लिया है उसकी वजह से उसके 25 पैसे का आंसर ज़्यादा आ गया है, लेकिन फिर भी इनको मार्क्स नहीं मिला है। सबसे पहले इनके लिए मैं इनके आंसर पर डिस्कशन करता हूँ थोड़ा सा। क्या है ये बताओ। हमेशा क्लास में एक चीज़ मेंशन कराए कि टाइमलाइन बनाते हम अपने मिस्टेक को बचाने के लिए, ना कि लोगों को कंफ्यूज करने के लिए या लोगों को ये बताने के लिए कि हमारे को तो पता ही नहीं चल रहा है कि हमने कैलकुलेशन क्या किया है। आपने ये क्या किया है बताओ। सबसे पहली बात, जो भी आपने डिविडेंड कैलकुलेशन किया है सारे टाइमलाइन पे कैलकुलेशन करके छोड़ दिया। जाके आपने रजिस्टर ढूंढना, मैंने कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जहां पे टाइमलाइन पे ऐसे मैंने डिविडेंड कैलकुलेशन करके दिया होगा। ठीक है, क्योंकि ये तो मेरा स्टूडेंट है, इसको डांटने का हक बनता है मेरा। ठीक है, मैंने वैसे फ़ोन पे ज़्यादा डांटा नहीं था, मैंने भी टाइमलाइन बनाए। टाइमलाइन मिस्टेक बचाने के लिए हम यूज़ करते हैं। टाइमलाइन में हमेशा कहता हूँ बनाओ, लेकिन टाइमलाइन हमारे कैलकुलेशन का पार्ट नहीं हो। मिस्टेक को अवॉइड करने के लिए हम एक वर्किंग कर रहे हैं, जैसे हमने किया ना, ये 20% चल रहा है, ये 20%, इससे क्लियर हो रहा है। आप इस तरीके से डिविडेंड निकालते, शायद एग्जामिनर को दिखता डिविडेंड का अमाउंट, एटलीस्ट डिविडेंड का तो मार्क्स देता आपको, है ना। उनको पता ही नहीं चला आपने कहाँ पे क्या निकाला है। वो वैसे तो दिखना चाहिए था, D7 लिखा है, D8 लिखा है, हो सकता है बुढ़ापे में चला गया हो, आंख ना दिखता हो, उसको नहीं दिखा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। एक तो आपने इस तरीके से प्रेजेंट नहीं करते। दूसरा, ये D9 क्यों निकाला आपने, मेरा ये कहना है D9 की तो ज़रूरत ही नहीं थी हमारा, क्योंकि ग्रोथ कहाँ से एडजस्टमेंट हो गई थी। ठीक है, ये देखो क्या होता है कि हम जहाँ से ग्रोथ हमारा स्टेबलाइज हो जाता है हम वहीं से कैलकुलेशन कर लेते। डी देखो यहीं से स्टेबलाइज हो चुका है। ठीक है, तो 16% जहाँ हमारा स्टेबलाइजेशन आती है, जहाँ से ग्रोथ स्टेबलाइज होता है, उसका पहला डिविडेंड हम निकालते हैं D8, और उसको सीधा डिस्काउंट करके हम लाते हैं कितने पे, P7 पे। और फिर 7 ईयर तक का डिविडेंड जो होगा D7 और P7, यहाँ से इतने तक का हम PV कैलकुलेट करके P0 निकालते हैं। जैसे यहाँ देखो D7 तक का हमने कैलकुलेशन करा होगा, ये सारे D7 तक, और 7 साल का PV फैक्टर दिया था, उससे भी आपका हिंट मिल रहा था। अब यहाँ पे क्या कह रहा है इसने, पहले 9th ईयर पे गए, देखो आंसर सेम आता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन थोड़ा एक्सेप्शनल हो जाता है, कभी कभी अनपढ़ को समझ नहीं आता। बहुत सारे अनपढ़ भी तो एग्जामिनर बैठा हुआ है यहाँ पे। 9th ईयर का आपने D9 निकाला, और उस D9 को कहाँ लाए आपने, P8 पे, और अब फिर D8 भी लेते हो और P8 भी लेते हो, और फिर यहाँ से PV लाते हो। देखो आंसर तो सेम आता है, लेकिन ये 8 में सारा आपने अपने तरफ से क्यों बढ़ाया। शायद हो सकता है एग्जामिनर को लगा अच्छा 1 साल ज़्यादा कैलकुलेशन कर लिए, शायद उसी 1 साल के ज़्यादा कैलकुलेशन की वजह से आपकी जो ये मार्क्स होगी ना, ये बढ़ गई, इसलिए मार्क्स सीधा 0 कर दिया होगा। हाँ, अगर ये मिस्टेक नहीं किए होते 13.18 ये राउंडिंग ऑफ का, तो शायद ये एग्जैक्टली सेम आंसर आते। तब वो सोचने पे मजबूर हो जाता है एग्जामिनर कि अरे एग्जैक्टली सेम कैसे आ गया। तो शायद वो ध्यान से देखता, जैसे मैंने ध्यान से इसीलिए देखा आपका सॉल्यूशन, क्योंकि मुझे आंसर में सिर्फ 25 पैसे का डिफरेंस दिखा, और मेरे दिमाग में आया 1 ईयर का अगर गैप में अगर डिफरेंस लिए होते, क्योंकि ये मुझे एक्सेप्शनल नेचर का दिखा था, आपने 9th ईयर पे कैलकुलेशन किया था, तो जैसे मुझे दिखा तो मैं भी फर्स्ट अपेरेंटली बोला कि ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा, आपका गलत होगा। उनको याद भी होगा कि मैंने व्हाट्सएप पे बोला था सीधा कि आपका सॉल्यूशन गलत है, आप 9th ईयर पे क्यों गए। लेकिन जब मैंने आंसर को मैच कराया, देखा 25 पैसे, तब मैं इसको इन डेप्थ एनालाइज किया। तो देखो मैं इन डेप्थ एनालिसिस किया, कोई ज़रूरी नहीं है कि हर एग्जामिनर करेगा, इसीलिए एक्सेप्शनल सॉल्यूशन मत दो, और इस तरीके से तो प्रेजेंटेशन बिल्कुल मत किया करो। ठीक है, वैसे लॉजिक क्लियर था, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ रजमीज का, कि ठीक था, आपने जो भी किया सही किया, अगले बार इंप्रूवमेंट कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन में देखो इस स्टूडेंट ने कैलकुलेशन किया सिर्फ 4 साल तक, और 4 साल से आगे आ गए। देखिए फिर भी इसको मार्क्स दिया है, इस पूरे क्वेश्चन में अगर आप चेक करोगे तो देखो 2.5 मार्क्स मिला है, 2.5 मार्क्स मिला है, जबकि उसने लीनियरली डिक्रीज नहीं किया है। उन्होंने 4 साल का डिविडेंड करेक्ट यूज़ किया है, उसके बेसिस पे भी यहाँ देखो आप, ये जो डिविडेंड यूज़ किया है ना, जो 4.8, 5.76, 6.92, ये सब डिविडेंड करेक्ट यूज़ किया है, जिसके बेसिस पे इसको मार्क्स मिल गया है। कितने का टोटल मार्क्स मिला है 6 में, 2.5 का। ओके, अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 के बी, जो कि आपका एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू पे है।
ये ओल्ड सिलेबस में मैं पढ़ाता था पहले, न्यू सिलेबस में नहीं पढ़ाता था, क्योंकि वैसे भी कैपिटल वेस्टिंग नहीं था, ये कैपिटल वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट था। एक तो इंस्टीट्यूट ने कैपिटल वेस्टिंग हटाया, और ऊपर से जब कैपिटल वेस्टिंग हटाता है तो ये कॉन्सेप्ट अपने आप हट जाता है। वैसे इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट था, लेकिन इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर कहीं पर भी एडजस्टेड का डिस्कशन नहीं किया, इसलिए ये क्वेश्चन हो जाता है हमारे आउट ऑफ द सिलेबस। लेकिन कुछ लोगों का ये भी मानना है, बहुत सारे लोगों का अपना अपना ओपिनियन होते हैं, बहुत सारे लोगों को ये मानना होता है कि अगर क्वेश्चन आउट ऑफ द सिलेबस है तो फ्री में बोनस मार्क्स मिलेंगे। लेकिन मैंने आज तक जितना भी एनालिसिस किया है, इंस्टीट्यूट ने आज तक कभी भी, चाहे वो क्वेश्चन आउट ऑफ द सिलेबस हो, चाहे आउट ऑफ द ट्रैक हो, चाहे क्वेश्चन गलत हो, कभी भी बोनस मार्क्स किसी भी स्टूडेंट को नहीं दिया है, जितना मैंने देखा है। हो सकता है ऐसे अटेम्प्ट में दिया गया हो, जिस अटेम्प्ट में उस स्टूडेंट का मैंने आंसर शीट ना देखा हो, बात अलग आएगा। तो इसमें भी जिसको स्टूडेंट ने सॉल्व भी किया है उसको मार्क्स नहीं मिला है। एज ए एग्जाम्पल मैंने एक स्टूडेंट का यहाँ पे आंसर शीट रखा है आपके सामने, ठीक है। उसने कुछ सॉल्व करने की कोशिश भी किया है, लेकिन इसने छोटा सा मिस्टेक किया है टैक्स के एडजस्टमेंट का उस पर इंटरेस्ट पे, तो उसको मार्क्स नहीं दिया गया। आपको यहाँ दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 6 भी 1 मार्क्स मिला है, फिर भी उनको कुछ एक कैलकुलेशन का। समझ में आ गई बात? तो ये धोखे में मत रहना कि आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन है तो हमें बोनस मार्क्स मिलेंगे। इसलिए जो बोलता है उनको बस बोलने दीजिए, वो अपना काम कर रहा है, आप अपना काम कीजिए। कि आप अपना काम ये कीजिए कि जब क्वेश्चन आउट ऑफ द सिलेबस मिले तो कोशिश कीजिए जितना जानते हो, जितना पार्ट जानते हो उतना पार्ट कैलकुलेट कर लो, और फिर उसके बाद उस क्वेश्चन को छोड़ सकते हो। लेकिन टाइम बचे तो, लेकिन टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है उसमें अगर बोनस 1-2 मार्क्स मिल गया तो मिल गया, अदरवाइज नहीं मिलेगा। अब रहा सवाल कि एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है। चलो वैसे तो बहुत छोटा कॉन्सेप्ट तो मैं यहाँ भी बता सकता हूँ। जब एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू निकाला जाता है तो हम ये मान के चलते कि हमारे प्रोजेक्ट जो है ना वो फुल्ली इक्विटी से फाइनेंस किया गया है। अगर फुल्ली इक्विटी से फाइनेंस किया गया यानी कि डेट है ही नहीं फाइनेंसिंग में, जब डेट नहीं होगा तो डेट के पोर्शन को इग्नोर कर दीजिए और आप एक एनपीवी निकाल दो, उसको बोला जाता है बेस एनपीवी। समझ में आ गया? अब एनपीवी निकालने तो आता होगा, वो तो हम हर जगह पढ़ते हैं। समझ में आई बात? तो एक बेस एनपीवी निकालिए इस अजम्पशन के साथ कि हमारे जो फंडिंग किया गया है उस फंडिंग के अंदर डेट है ही नहीं, ठीक है। तो बेस एनपीवी आ गए। अब बेस एनपीवी में जो इंटरेस्ट का पोर्शन जो है, जो आपने डेट फाइनेंसिंग किया था, तो डेट फाइनेंसिंग में इंटरेस्ट, जो कि इंटरेस्ट पे टैक्स का सेविंग अराइज होता है, जो कि पीएल में डेबिट होता है, तो वो जो टैक्स सेविंग वाले पोर्शन है ना उसका प्रेजेंट वैल्यू लाइए और वो बेस एनपीवी में ऐड कर दीजिए। तब जो एनपीवी आता है उसको बोलते हैं एडजस्टेड एनपीवी, और वही एडजस्टेड एनपीवी आपको कैलकुलेट करना था इस क्वेश्चन के अंदर। समझ में आया बात? तो यही हमने बोलने की कोशिश किया यहाँ पे हम अगर बात करें, ये देखो यहाँ पे कहाँ गए, यहाँ पे बेस एनपीवी लीजिए और उसमें पीवी ऑफ टैक्स सेविंग को ऐड कर दीजिए। हमने यहाँ पे निकाला है, देखो हर साल का आपका इंटरेस्ट का टैक्स सेविंग आ रहा होगा, 9 रुपीज़ का एनुअल इंटरेस्ट है। इसका हमारा कितना % टैक्स रेट है? टैक्स रेट इज़ 30% का, नहीं तो ये बनता है हमारा 9 का 30%, 9 मल्टीप्लाई बाय 30%, ये हमारा 2.7 का टैक्स सेविंग बनता है। लेकिन ईयर कितना है हमारा? 15 ईयर का। तो क्या होगा पता है, ये 15 ईयर तक का जितना भी बनेगा हमारा 2.7 बचता जाएगा, तो उसको प्रेजेंट वैल्यू लाके उसको बेस एनपीवी में एडजस्ट कर दीजिए, आपका एडजस्टेड एनपीवी बन जाता है। ये बेस एनपीवी यहाँ से आ जाता है। इसमें हमने इंटरेस्ट वाले पोर्शन कुछ भी अज्यूम नहीं किया होगा, हमने ये अज्यूम कर लिया है कि ऑल इक्विटी फाइनेंस है, और इसीलिए यहाँ पे जो डिस्काउंटेड यूज़ किया गया होगा ना वो डिस्काउंटेड यूज़ किया होगा इक्विटी वाले, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपका इक्विटी दिया गया होगा। ये देखिए क्वेश्चन में दिया गया होगा आपका ऑल इक्विटी, देख रहे हो आप, ऑल इक्विटी फाइनेंसिंग के लिए 12% है ना, तो बेस एनपीवी निकालते टाइम आपको 12% का डिस्काउंट रेट को यूज़ करना चाहिए, है ना। तो यहाँ देखिए 12% का डिस्काउंट रेट को यूज़ करके हमने इसको क्या किया है, क्वेश्चन को सॉल्व किया है और बेस एनपीवी निकाला है जो कि निगेटिव है। एडजस्टेड एनपीवी के लिए क्या होगा, वो जो 2.7 था ना आपका, उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। कहाँ गया 2.7? ये रहा 2.7, और कितने साल का लोन था? 15 ईयर का, तो इसका सेविंग आ गए, इसको ऐड कर दोगे तो ये आपका एडजस्टेड एनपीवी आ गया। वैसे भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे एग्जाम स्टूडेंट से, वैसे भी वह किसी स्टूडेंट का मुझे मिला नहीं जिसको इसको करेक्टली सॉल्व किया हो। 1-2 ने ट्राई किया हुआ है, 1-2 मार्क्स मिल गया, अदरवाइज नहीं मिला है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो से बेनिफिट हुआ हो। मेरा ऑब्जेक्टिव था आप लोगों को हेल्प करने का। अगर आपको लगा कि ये आपके लिए बेनिफिशियल रहा तो आप अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, क्योंकि बहुत बार मुझे सिर्फ कमेंट यही मिलता है वीडियो के यूट्यूब पे, काश सर आप पहले मिले होते। तो देखिए आप लोग इतना तो हेल्प कर ही सकते हो। जब आपको मैंने हेल्प किया है, कोशिश किया है कि आपके तक कुछ आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पहुँचाए, आपको किसी तरीके से हेल्प हो सकता है तो आप भी अपने दोस्तों को पहुँच सकते हो। जो मेरे तक नहीं पहुँच पाते उनको तक ये वीडियो शेयर करके पहुँचा सकते हो। बाकी आप पे डिपेंड करता है। मिलते किसी और वीडियो में, किसी और, अब जो इसके बाद जो हमारा वीडियो वगैरह आएंगे, क्योंकि अब ये इससे मेरा टाइम सेव होगा, तो जो कुछ अमेंडमेंट वगैरह आई है इंस्टीट्यूट ने जो किया है, ठीक है, जैसे स्टडी मैट में कुछ आपका मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट का कॉन्सेप्ट ऐड किया है, ठीक है, कुछ 2-4 चीज़ वगैरह, नए नए क्वेश्चंस वगैरह है, उन सब पे हम लोग और नए नए वीडियो में हम मिलेंगे, थोड़ा सा जल्दी ही मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय।